नेशनल बम्बू जो मिशन है उसके मेन ऑब्जेक्ट और कुछ बातें नोट की है, वो आपके समक्ष रखूंगा। इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो है टू इंक्रीज द कवरेज ऑफ द एरिया, एरिया को कवरेज को बढ़ाना विथ सुटेबल स्पीसीज टू एनहांस यील्ड। ये हम विनोद जी से हम समझना चाहेंगे कि सूटेबल स्पीसीज कौन सी हैं जो यील्ड को एनहांस कर रही हो। और टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ बम्बू एंड बम्बू बेस्ड हैंडीक्राफ्ट, इसके बारे में भी हमारे कई साथी आपस में अपना डिस्कशन करके करेंगे। टू प्रमोट डेवलप एंड डिसिमिनेट टेक्नोलॉजी, यानी प्रचार प्रसार करना, प्रमोट करना और जनरेट एम्प्लॉयमेंट है जो यूथ के लिए उनको मान रहे हैं। प्रोग्राम जो कौन से हैं, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल है, प्लांट, और फिर टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइजेशन है और टेक्नोलॉजी एक्विजिशन है। और नेशनल प्रोग्राम के तहत जो मिशन है उसके अंदर जो पॉइंट्स लिए हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी, हम नर्सरी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि हम लोग कैसे नर्सरी करें। एरिया एक्सपांशन, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक, अभी जो स्टॉक है उसको इंप्रूव कैसे कर पाए। माइक्रो इरिगेशन, पेस्ट एंड डिजीजेज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग ऑफ फील्ड फंक्शनरीज, फार्मर्स एंटरप्रेन्योर और इनोवेटिव इन्वेंशन, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, बम्बू होलसेल एंड रिटेल मार्केट, पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये इसके अंदर भी इंटरनेशनली हम इस मार्केट के अंदर कैसे अपनी एंट्री पाए। और इसी के तहत तो कुछ स्पेसीज हैं, उनकी लिस्ट दी है इसके अंदर। तो बी बाल्को वो है, बी बम्बोज है, बी न्यूट्रॉन है, बी टोल्डा है, बी पॉलीडा है, बी वुलगेरिस है, डेंड्रोक्लेमस एस्पर है और गिगटेनस है, हेमिटोनी है और स्ट्रिकट्स है। इस तरह से कुछ टेक्निकल नाम है, हो सकता है मेरे उच्चारण में थोड़ा फर्क रहा हो, वो डॉक्टर साहब इसको क्लियरफाई कर पाएंगे कि हम कौन से कि स्पेसीज को राजस्थान के लिए स्पेशली ये सेशन है तो उसको हम कर सकें। एक डॉक्टर साहब हम ये भी चाहेंगे कि इसमें सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर क्लोन्स के बारे में भी है, तो हमारा ज्ञान इसमें शून्य है, इसलिए आप बताएंगे। सर्टिफिकेशन ऑफ बम्बू प्लांटिंग मटेरियल है, इसके बारे में भी अपनी कोई बात जो है हमें आगे बढ़ाएंगे कि हम इसमें कैसे क्या कर सकते हैं। और फ्यूचर चैलेंजेस जो हैं वो डेवलपमेंट ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ द प्लांटिंग मटेरियल, इसके बारे में हमारा ज्ञान नहीं है। क्लोन के बारे में एग्जिस्टिंग स्टोर, और हो सकता है ये काम की नहीं हो तो आप उसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी जुड़े हुए हैं इस लाइन से संबंधित नहीं है। और मोटा मोटा गूगल के ज्ञान से आपके समक्ष ये मैंने ब्यौरा रखा है। अब मैं ज्यादा किसी समय को लिए हुए डॉक्टर साहब का मैं निवेदन चाहूंगा डॉक्टर साहब से और सभी साथियों से अपने माइक बंद रखें, मैं भी अपना माइक बंद करता हूं। और जब भी जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो प्लीज आप अपने ऑन कर लें, और जो भी कुछ क्वेरीज है अपना अपने हाथ में लिख दें। आप साइड में एक हाथ है, उस हाथ वाले निशान को आप टच करेंगे तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो ओवर टू विनोद चौधरी जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। और मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि इतने सारे किसान जुड़े हुए हैं और जो उनकी क्वेरीज आएंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं और प्रकृति के समाजशास्त्र के ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि प्रकृति को कैसे बचाया जाए, कैसे हम प्रकृति को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए जिसमें अगली पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाए, इस पीढ़ी का भी भला हो, तो कैसे हम ऐसा सिस्टम जनरेट करें जिससे जल जंगल जमीन जानवर सब कोई बचे भी और वो फ्लोरिश भी करे, ज्यादा अपने अच्छे लेवल पे भी जाए। तो इसमें इसी चीज को पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक टॉपिक मिला पढ़ाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है और जो मौसम में परिवर्तन बहुत ही तेजी से आ रहा है। तो ये तेजी से आता हुआ परिवर्तन हमारे लिए क्या कर रहा है, ये हमारे लिए एक किस्म की खतरे की घंटी है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें जो होने वाला है वो होने वाला है कि जो हमारी फसलें हैं वो कभी भी जीरो पे आ सकती हैं, कभी भी फसलें बर्बाद हो सकती हैं।
तो उस बर्बादी से बचने के लिए क्या करें? जैसे अब की बार किन्नू के किसान हैं अबोर फाजिल्का में, उनके मात्र 8-10 प्रतिशत फसल बची है। आपने सरसों और बाकी फसलों में भी नुकसान देखा होगा पिछले 1 साल से 2 साल के अंदर-अंदर। और ये क्या होता है कि जो खराबी है, वो अचानक से आएगी और इतनी तेज़ी से आएगी कि भुखमरी के शिकार होने के चांसेज़ हो सकते हैं। अभी इंग्लैंड से खबरें आ रही हैं कि 50% इंग्लैंड की जनसंख्या लगभग 1 बार ही खाना खा रही है दिन में, क्योंकि वो 2 बार का खाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इतना महँगा खाना वहाँ पे हो चुका है। उसके कई सारे और भी रीज़न हैं, क्लाइमेट चेंज भी रीज़न है। दूसरा, हम लोग अपने जो जल, जंगल, ज़मीन है, खेती है, उससे क्लेम छोड़ते जा रहे हैं। इसका नुकसान भी भविष्य में बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे हमारी फसलें भी खराब ना हो, जो गर्मी और जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो भी हमारे ऊपर उतना ना हो जितना होने की संभावना है। और 2026 को ज़ीरो ईयर माना गया है कि इसके बाद में जो फसलें हैं आपकी कभी भी ज़ीरो पे आ सकती हैं और जो ज़्यादातर जो जंगली जानवर हैं, वो भी खत्म हो सकते हैं। तो जैसे 42 डिग्री तक टेम्परेचर हो तो इंसानी शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन 42.1 डिग्री या 2 डिग्री भी हो गया, उससे थोड़ा 0.1 भी बढ़ा तो हमारी बॉडी डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाती है, गर्मी से वो खराब होना चालू हो जाती है, मतलब मरना चालू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं, जहाँ पे अगर हमने कुछ किया नहीं, तो करने के लिए आगे समय भी नहीं है। तो अभी क्या करें? अभी वैसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं और बहुत सारे लंबे-चौड़े रिसर्च हैं इस पे, लेकिन आज का प्रोग्राम हमने बैम्बू पे फ़ोकस किया है। तो हम बैम्बू की खेती करके किस तरीके से अपनी खेती को भी बचा सकते हैं, अपनी पॉकेट में भी ज़्यादा पैसे आ सकते हैं और हमारा जो पर्यावरण है, उसको भी हम बचा सकते हैं। तो इसकी टेक्निक क्या रहेगी? सबसे ज़रूरी है कि बाँस ही क्यों लगाएँ? तो हमारे राजस्थान में आपने देखा होगा हर जगह जुंडा या सरकंडा हर जगह पे मिल जाता है। और उस सरकंडे को कितना पानी चाहिए, कितनी देखभाल चाहिए, कब उसको आप यूरिया डीएपी डालते हैं, आपको पता ही है। तो उसी की प्रजाति है बांस, जुंडे की ही प्रजाति है बांस। जुंडे में जो गुण होते हैं वो सारे के सारे बांस में हैं। और बांस में एक्स्ट्रा क्या है, बांस उससे लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। बाकी इसकी जो जड़ें हैं वो 3 से सवा 3 फीट तक आसपास में जाती हैं, उससे ज़्यादा गहरी इसकी जड़ें नहीं जाती हैं। इसको बोलते हैं हेयर रूट्स। और जब भी पानी बरसता है, बरसात होती है किसी भी समय पे, तब ये अपने लिए काफ़ी सारा पानी इकट्ठा कर लेता है। लगभग एक बाँस का डेवलप पौधा लगभग 50,000 लीटर पानी अपनी जड़ से पकड़ के रखता है। तो इसका मतलब है कि ये पानी को स्टोर करने की भी एक बेहतरीन तरकीब है इसके पास। इसी तरीके से जैसे जुंडे को कभी आप पानी की देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आपने आग भी लगा दिया तो वो अचानक से फिर फूट जाएगा, 15 दिन के अंदर हरा-भरा हो जाएगा और वो नए सिरे से चलना चालू हो जाएगा। उसी तरीके से बाँस भी कभी भी ज़ीरो पे नहीं आता है, वो हमेशा चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, उसको पानी मिले, ना मिले, उसको कैसा भी मौसम हो, कैसा भी गर्मी-सर्दी आए, पानी कम हो, ज़्यादा हो, खारा हो, पथरीली ज़मीन हो, रेतीली ज़मीन हो, सेम वाली ज़मीन हो, ये लगभग हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है और हर एनवायरनमेंट में पलता-बढ़ता है। राजस्थान अग्रणी स्टेट बन चुका है बाँस की खेती के मामले में। बहुत बड़े लेवल पे बाँस की खेती राजस्थान में चालू हो चुकी है और राजस्थान में ज़मीन ज़्यादा होने की वजह से मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान का नाम आएगा, जिसमें बाँस के सबसे ज़्यादा उत्पाद राजस्थान में बनेंगे। तो एक तो इसके क्लाइमेट कंडीशन और हवा पानी की हमने बात कर ली कि कैसा इसको हवा पानी और जलवायु चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी कौन-कौन सी प्रजातियाँ हैं और उनको कौन-सी प्रजातियों को लगाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो बाँस की लगभग कई हज़ार प्रजातियाँ हैं, लेकिन 1365 के आसपास में नॉन प्रजातियाँ हैं जिनके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी है। उनमें से 10-12 प्रजातियों को हम कॉमर्शियली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बिज़नेस के तौर पे या ज़्यादा पैसा बनाने के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। बाँस की सारी प्रजातियाँ कामयाब हैं, सभी प्रजातियों के थोड़े-थोड़े अलग गुण-धर्म हैं, उन पे हम चर्चा कर लेंगे बाद में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बाँस की सारी प्रजातियों में कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं है जो खराब हो, मतलब हर प्रजाति अच्छी है।
लेकिन प्रजाति का चुनाव हम किस आधार पे करते हैं, उसके लिए कुछ पैरामीटर हैं। जैसे आपको बाद में उसका क्या बनाना है, जैसे आप सूक्ष्म चीज़ों पे काम करना चाहेंगे, अगरबत्ती की काड़ी बनानी है, ईयरबड्स बनाने हैं या इस तरीके के जो चीज़ें बनानी है, तो आप टूल्डा वैरायटी पे जाएँगे। अगर आपको भारी सामान कुछ बनाना है, तो आप या जैसे आपको एनर्जी सेक्टर में जाना है, तो आप इस पे बाल्कोआ पे या कटंगा बाँस पे जाएँगे। भीमा वैरायटी का ही एक जो पुराना बाँस है, उसको हम कटंगा बोलते हैं, जिससे भीमा या जो बाल्कोआ है, वो डेवलप किया गया है। इसके बाद में जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाँस आमतौर पे आप जो कसिया, बिंडा और इन सब के लिए लेके आते हैं, वो न्यूटन है। तो इसमें जो मुख्य प्रजातियाँ हैं, वो है बाल्कोआ, न्यूटन, टुल्डा, कटिंगा, इसके अलावा आपका वल्गैरिस, ग्रीन वल्गैरिस और बैम्बूसा बैम्बूस और आपका ये हो गया चाइनीज़ मोज़ो, जैगेंटिस और इस तरीके की बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन ये हम 8-10 वैरायटियों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो इनमें से इनको तैयार करने की टेक्निक होती है। एक तो है कि बीज से पौधा लगाना है, तो बीज से पौधा लगाएँगे, वो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेता है और बीज को तैयार करने की कुछ टेक्निक होती है और बीज मिलना थोड़ा-सा मुश्किल काम भी है अच्छे बाँस का। इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट के जो किसान हैं, जिनके पास बीज का स्टॉक है और बड़ी नर्सरियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं, उनसे बीज का पौधा तैयार करवाना ठीक रहता है। उसके बाद में दूसरी टेक्निक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब है कि एक पौधे से टिश्यू लेके और उसको मल्टीप्लाई करना। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा-सा डेलिकेट होता है, नाज़ुक होता है। तो इसके मरने की संभावनाएँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं और इसकी जो मदर की ज़िंदगी होती है, वो उसकी ज़िंदगी से माइनस हो जाएगी। क्योंकि इसकी जो पौधे की मेमोरी है, वो बहुत हाई लेवल की होती है। तो वो अपनी माँ की ज़िंदगी याद रखता है और जैसे उसकी माँ की 70 साल ज़िंदगी टोटल होनी थी, 10 साल बाद में उसका टिश्यू निकाला गया, तो अभी 60 साल के लिए ये पौधा चलेगा। तो टिश्यू कल्चर अच्छा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन थोड़ा डेलिकेट होता है। तीसरा है इसको राइज़ोम से डेवलप करना। राइज़ोम मतलब जो जड़ों की गाँठें होती है नीचे से, जो फुली डेवलप पौधा होगा, उसकी जड़ों की गाँठ निकाल के और उससे पौधा डेवलप किया जाता है। ये पौधा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर होता है और लगभग सभी एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे से चलता है। तो राजस्थान के लिए मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छी वैरायटी कटंगा रहेगी, जो काटने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा टहनियाँ निकली होती हैं। दूसरी बाल्कोआ भी बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन बाल्कोआ ज़्यादातर टिश्यू कल्चर में अवेलेबल है। तीसरी जो लोकल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है और जो सबसे हार्ड मानी जाती है, वो है न्यूटन। तो न्यूटन को ज़्यादा लगाना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि न्यूटन जो गर्म जलवायु है, उसमें भी ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करता है और ये लोकल मार्केट में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। गंगानगर में भी इसकी फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे शायद 1500 टन पर मंथ की डिमांड है उनकी और हर तहसील में 300 से 400 टन हर तहसील में बाँस आ रहा है अभी। तो डिमांड की कहीं कमी नहीं है और जो अभी तक डिमांड थी बाँस की, वो थी केवल बेसिक चीज़ों के लिए, जैसे कोई मशरूम फार्म के लिए, पशुओं के लिए बाड़ा बनाने के लिए, सब्जियों में डंडे लगाने के लिए या छप्पर बनाने के लिए, कुछ अपना कसिया, बिंडा, खाट की बाई और ये सब बनाने के लिए। ये थी बेसिक डिमांड और इस डिमांड में भी हर तहसील में मान के चलो 400 से 500 टन बाँस आ ही रहा था, कम से कम। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो हज़ारों टन बाँस आ रहा है और सारा का सारा आ रहा है आपका बिहार से, झारखंड से और उस आगे के एरिया से, कुछ नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहा है। और एक गाड़ी का किराया लगभग 2 लाख रुपए पड़ता है, जब बड़ा लंबे वाले गाड़ी बुलाते हैं तो। तो इतना पैसा देने के बावजूद भी वो अच्छे से ये चल रहा है। यहाँ पे डिमांड इसकी ज़्यादा आ रही है। राजेश जी आपका माइक ओपन हो गया है। तो इस डिमांड को कैटर करने के लिए आगे हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि आगे और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो आगे डिमांड जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है, वो है एनर्जी सेक्टर में, जिसका डीज़ल, पेट्रोल, कोयला और इन सभी चीज़ों का रिप्लेसमेंट बाँस के रूप में उभर के सामने आ रहा है। जैसे अभी आपने एथनॉल के बारे में सुना होगा।
एथेनॉल सभी चीजों के मुकाबले में बांस से ज्यादा निकलता है। अगर गन्ने से 8% निकलता है तो बांस से 34% के करीब निकलता है। इसी तरीके से ये कोयले में भी तब्दील किया जा सकता है, और कोयला भी इसका दो किस्म का बनता है, एक तो एक्टिवेटेड चारकोल, एक नॉन एक्टिवेटेड चारकोल, जिसकी कीमत 40 रुपए से लेके और 3,000 रुपए तक होती है। तो जो चारकोल है, कोयला है, उसकी भी रिप्लेसमेंट बांस में है। दूसरा जो इसकी पैलेट्स बनती है, पैलेट्स मतलब जैसे गाय भैंस का वो खड़ी आती है ना, इतनी छोटी छोटी गिटियां आती है, छोटी उंगली या बड़ी उंगली के बराबर, तो वैसी गिटियां भी इसकी बनती हैं, और वो जलाने के लिए हर किस्म की भट्टियां, भट्ठे, ईंट भट्ठे और फर्नेस जिस भी इंडस्ट्री में लगी होती है, उसमें उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके बाद में इसकी सबसे सुपीरियर चीज जो बन रही है वो है बायो सीएनजी। सीएनजी बनाने के लिए कई सारी कंपनियां आ चुकी हैं इंडिया में, और वो इंतजार कर रही हैं बहुत बड़े मटेरियल का। तो सीएनजी का डिमांड बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि अगर हम कई लाख हेक्टेयर में भी बांस लगाएंगे तो भी हमारे बांस कम पड़ेंगे, इतना ज्यादा डिमांड इन सब चीजों की है। तो डिमांड के लिए ये एनर्जी सेक्टर एक नया तैयार हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा डिमांड करने वाला सेक्टर है। इसके अलावा बांस का अचार, मुरब्बा, ये खाने पीने की सारी चीजें जैसे बेम्बो लोचन वगैरह, वो सब बनता है। इसके बाद में लकड़ी का टोटल रिप्लेसमेंट बांस है। लकड़ी पे पाबंदी लग रही है अभी काटने पे, और जो अगले 2-3 साल के अंदर इतनी सख्ती हो जाएगी कि आप लकड़ियां नहीं काट पाएंगे। तो उसका रिप्लेसमेंट कहाँ से लेके आएंगे? उसका रिप्लेसमेंट एक ही है, बांस। लकड़ी का जो रिप्लेसमेंट है वो बांस है, और जो बांस की लकड़ी, प्लाईवुड और फर्नीचर बनता है वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का होता है। उसके बाद में आजकल घर बनाने की जो टेक्निक है बांस से, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो चुकी हैं, और उसकी ट्रीटमेंट की टेक्निक, इंडिजीनियस टेक्निक, अभी हमने महाराष्ट्र और बहुत सारे लंबे चौड़े एरिया का दौरा किया। उसमें इंडिजीनियस लोग मिले जो हजारों सालों से बांस के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी जाति ही बांस से जुड़ी हुई है। तो वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनसे हमने टेक्निक सीखी, और कुछ केमिकल बेस जो एडवांस टेक्निक है वो भी है। तो बांस को अभी राजस्थान में लेंटर में भी डाला गया है, बहुत सारी जगह पे लेंटर में जो सरिये होते हैं उसमें 70% जो सरिया है उसको हटा के उसमें बांस डाला गया है, और 30% सरिया डाला गया है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और उनका रिसर्च भी इस और इंडिकेट कर रहा है कि बांस की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लोहे से ज्यादा है। तो लोहे का भी एक रिप्लेसमेंट के तौर पे बांस उभर रहा है बहुत सारी जगह पे, जैसे इसकी साइकिलें बन रही हैं या और भी बहुत सारी चीजें बन रही हैं। तो एक वो विकल्प है। इसके बाद में प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट बांस है। प्लास्टिक के जितने भी छोटे मोटे आइटम बन रहे थे, बोटल्स बन रही थी, डिस्पोजल आइटम बन रहे थे, यूज एंड थ्रो वाले आइटम बन रहे थे, सारे के सारे बांस से बनने चालू हो चुके हैं। इसके बाद में आपका ये जो अखबार है, न्यूज़पेपर, इसका कचरा हम खरीद रहे हैं विदेशों से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का। 1.25 लाख करोड़ रुपए का क्या खरीद रहे हैं? बांस का कचरा खरीद रहे हैं। उसको लुगदी बना के हमारे देश में बेचा जा रहा है, और हमारा इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास उतना बांस है ही नहीं। अगर है तो वो नॉर्थ ईस्ट में है, वहां से जंगलों से लेके आना, ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा महंगा पड़ रहा है, और वहां पे वैरायटी भी उसके हिसाब से नहीं लगाई गई है, जंगली वैरायटी डेवलप हो गई है। तो जो बांस अखबारी कागज है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। उसके बाद में इसका जो गत्ता और ये सब बन रहे हैं वो अपने आप में एक अरबों करोड़ रुपए का बिजनेस वो भी है। तो इसका मतलब है कि बांस हमारी जिंदगी में पैदा होने से मरने तक जो भी हम सोच सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, घर, बंगला, पशुओं के लिए चारा, बाड़ा, खाने पीने की चीजें, पेट्रोलियम, एनर्जी, बिजली बनाने के लिए भी बांस इस्तेमाल हो रहा है। अभी चाइना में जो हाई स्पीड ट्रेन बनी है उसकी बोगियों की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी फाइबर में बांस का इस्तेमाल किया गया है। जो हाई एंड गाड़ियां आती हैं उसके डैशबोर्ड में भी बांस का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी चमक और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से। जो गाड़ियों के डीजल फिल्टर आते हैं उसके जो फाइबर होते हैं वो भी बांस से निकाले होते हैं। तो आप मान के चलिए कि बांस की जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है, और उस डिमांड को अभी हम कैटर नहीं कर पाएंगे। तो हमें बेझिझक होके बांस लगाना चाहिए अपने खेतों में, और जितना ज्यादा लगा सके उतना ज्यादा लगाना चाहिए।
उसके बाद में अगर कोई बहुत छोटा किसान है, बोले कि मेरे पास 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन है और मैं पूरे में बाँस न लगा के मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा कि मेरे खेत के चारों तरफ बाँस लगाऊँ। वो भी एक अच्छा आइडिया है, अपने खेत के चारों तरफ 2-2 3-3 लाइनें बाँस की लगा लें। उससे क्या होगा कि आपके खेत के अंदर माइक्रो क्लाइमेट डेवलप हो जाएगा। आपकी जो गर्मी और लू के थपेड़े हैं, उनसे आपका खेत का बचाव हो जाएगा। धूल भरी आँधियाँ जो तेज़ चलती हैं राजस्थान में, उनसे भी बचाव हो जाएगा और ये एक माइक्रो क्लाइमेट बन जाएगा। तो आप हर 100-100 फीट की दूरी पर कम से कम बाँस की लाइनें लगाएँ और बीच में खेती करें। अभी खेती जो सामान्य तौर पे हम करते आ रहे हैं, वैसे नहीं करना है। उसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर। तो पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या पीक्यूएनके पायदार निज़ामे कुदरती काश्तकारी, ये पाकिस्तान में डेवलप हुई है। सर आसिफ शरीफ इसके इन्वेंटर हैं और ये ज़बरदस्त टेक्निक है किसानों के लिए एक ऐसा कुदरती तरीका या कुदरती निज़ाम बनाने के लिए, जिसमें आप कैसी भी ज़मीन हो, कितनी भी खराब हो चुकी हो, सभी ज़मीनों में, सभी किस्म के एरिया में इस टेक्निक पे खेती कर सकते हैं। तो इस खेती में मात्र 4 स्टेप हैं, उसके मैं वीडियो भेज दूँगा, वो आप लोग देख लीजिए। मैं एक मोटा-मोटा उसका ओवरव्यू दे सकता हूँ कि ज़मीन के अंदर हम बार-बार ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो हार्ड पैन बन जाता है या हम यूरिया, डीएपी इस्तेमाल करते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं या किसी भी किस्म का केमिकल इस्तेमाल करते हैं, तो ज़मीन के नीचे एक हार्ड पैन बनता है, जिसकी वजह से दीमक आती है। एक सवाल सर ने पूछा था, हनुमान सर ने, कि दीमक हमारे यहाँ पे बहुत है। उसका सॉल्यूशन हार्ड पैन ब्रेक करना है। क्योंकि दीमक को ऊपर-नीचे जाने के लिए स्पेस चाहिए और दीमक कभी भी जिंदा पौधों को नहीं खाती है। दीमक हमेशा डेड वुड को ही खाती है। तो दीमक कब आएगी? जब फंगस आएगी और फंगस पौधों को मार देगी और मारने के बाद उन पौधों को खत्म करने के लिए दीमक आएगी, उसको खा के खत्म करने के लिए, जो कि नेचर के नियम के हिसाब से सही तरीका है। तो हम क्या करें? दीमक हमें दिखती है, बैक्टीरिया दिखते नहीं है। तो जो निमाटोड वगैरह बैक्टीरिया आके हमारे पेड़ों को खराब करते हैं, उसका क्या करें? एक 3 फीट गहरा हल आता है, 33 इंच गहरा चलता है, पौने 3 फीट करीब, और वो किसी भी 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के पीछे आराम से चला सकते हैं। उसको उन लाइनों में तो ज़रूर मारें जहाँ पे आपको पौधे लगाने हैं, जहाँ पे नहीं लगाने वहाँ पे भी मारें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको कटमा लगाते हैं 5-5 फीट की दूरी पर, एक बार उत्तर-दक्षिण, एक बार पूर्व-पश्चिम। तो 5-5 फीट के चौके बन गए, उसके बाद में अगर आपके पास पानी है तो उन चौकों में एक बार पानी भर दें, नहीं तो बरसात का इंतज़ार कर सकते हैं, बरसात आएगी तब भी वो यही काम हो जाएगा। तो ज़मीन पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो जाएगी। उसके बाद में बेड बना के बेड के ऊपर खेती करें और बेड को मल्चिंग से ढक दें। कोई भी घास-फूस, तूड़ा वगैरह हो तो उससे ढक दें। हमारे किसानों की प्रॉब्लम क्या है कि हम ज़मीन को बोलते हैं बिल्कुल साफ-सुथरा निकाल दिया, घास का तिनका भी नहीं छोड़ा। उससे हम क्या कर रहे हैं? जीवों को खत्म कर रहे हैं। और जो जीव खत्म हो गए तो हमारे खेत में ऑर्गेनिक खेती नहीं हो सकती है। तो ये पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर को समझ लें, इस मॉडल के ऊपर बाँस लगाएँ। बाँस की अगर आप पूर्णतः खेती करना चाह रहे हैं, सपोज़ आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ से आप बाँस चालू करना चाह रहे हैं, तो 2 एकड़ पूरे में लगाइए और खेत की बाउंड्री के चारों तरफ लगाइए, अगर आप लगा सकते हैं तो। स्टार्टिंग में इसको पानी चाहिए, वो आप ड्रिप से भी दे सकते हैं या फिर आप कोई और तरीका भी अपना सकते हैं, नाली वगैरह से भी लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में इसको फ्रीक्वेंटली पानी देना होता है। पहले जैसे आज लगा दिया तो कद्दू करके, कादा करके, जैसे पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डाला, कादा किया और उसमें लगा दिया। उसके बाद में पानी 1 दिन के बाद में फिर लगा दिया, फिर 2 दिन बाद में फिर लगा दिया, फिर 3 दिन बाद में फिर लगा दिया। तो स्टार्टिंग में 2-3 महीने थोड़ा जल्दी-जल्दी पानी देते रहें ताकि ये अपनी जड़ें जमा ले। उसके बाद में इसको कोई ख़ास पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसको नमी बनाए रखने में मदद करें और उसके चारों तरफ मल्चिंग कर देंगे तो नमी उड़ेगी नहीं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है बाँस के पौधे लगाने का। फिर 1 एकड़ में, जैसे हरियाणा में 200 बाई 200 20 फीट का एकड़ होता है, तो इसमें लगभग 900 या 908 पौधे लगते हैं। तो आप अपने बीघा के हिसाब से लगा लेंगे। उसमें क्या रहेगा, लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट रहेगी। अगर आप ज़्यादा गहरा लगा देंगे तो काटने में परेशानी होगी और ज़्यादा स्पेस दे देंगे तो पौधे एक-दूसरे की तरफ झुक जाते हैं, जिसकी वजह से जो डंडे हैं वो सीधे नहीं जाएँगे और उसकी वजह से उसकी कीमत घट जाएगी।
तो 12/4 वेल टेस्टेड तरीका है, इस पे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन भी रहेगी, जल्दी भी प्रोडक्शन आएगी और डंडे भी मुड़ेंगे नहीं। उसके बाद में ये तो हो गया लगाने की टेक्निक। उसके बाद इसकी साज संभाल क्या है, इसको आपको राजस्थान के एरिया में मात्र 1.5 से 2 साल इसको नमी बना के रखना है। वो नमी आप किसी भी तरीके से बना के रखें। अगर आपके पास खारा पानी है तो पौधों की जड़ से थोड़ा दूर दें, नाली में पानी दे सकते हैं। मीठा पानी है तो जड़ के नजदीक दे सकते हैं, और खारा पानी है तो बेड के ऊपर पौधे लगाएं। मीठा पानी है तो नाली में भी लगा सकते हैं, बेड के ऊपर भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो खारे पानी से भी इस पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान में बहुत सारी जगह पे खारा पानी है, टीडीएस हाई है, तो हमने लगभग 8-9 हजार टीडीएस तक भी इन पौधों को टेस्ट करके देखा है, और ये बढ़िया से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत ही हार्ड प्लांट है। स्टार्टिंग में जड़ पकड़वाना है, बस आपको 1-1.5 साल 2 साल मैक्सिमम इसकी सेवा करनी है। उसके बाद में ये 70 साल तक कम से कम आपकी सेवा करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 70 साल तक एक बार पौधा लगाने के बाद में आपकी ये सेवा करेगा नॉन स्टॉप, और हर साल आपको बढ़ा के पैसे देगा। कभी भी कम नहीं होंगे इसमें पैसे, क्योंकि ये जब बढ़ना चालू करता है तो हर साल कम से कम 30% नए डंडे निकलते हैं, और 30% नए डंडे निकलेंगे और 8 से 12% करीब इसका रेट बढ़ जाता है, तो 10% मोटा मोटी रेट बढ़ जाता है। तो हर साल 30-40% का ही मुनाफा आपको एक्स्ट्रा देगा। तो अगर पहली साल आपको 1 लाख रुपया दिया तो हो सकता है 1,30,000 अगली साल मिले, 1,70,000 अगली उससे अगली साल मिले। इस तरीके से पर बीघा आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो इसकी इनकम कैसे निकालते हैं? जैसे आपने सपोज 100 पौधे लगाए, 100 पौधे लगाए और उस पौधे की आपने ठीक-ठाक देखभाल किया, तो 100 पौधे का अगर आप वैल्यू लगाएँगे, उसमें डंडे लगाएँगे, तो 50-40 डंडे आराम से हार्वेस्ट करने लायक हो जाते हैं जब वो 3 साल कंप्लीट करता है। तो 3 साल बाद में ही इसकी हार्वेस्टिंग चालू होती है। तो हमने माना कि 50-40 डंडे छोड़ो, हम मात्र 10 डंडे ही उसमें से हार्वेस्ट करेंगे। बाकी डंडे हम अगली सालों के लिए हार्वेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो आपके पास बनते हैं 100 पौधों में 1000 डंडे मिनिमम। एक डंडे की लंबाई जो होती है वो 40 फीट से लेके 65 फीट तक होती है। तो एवरेज हम माने कि 40 फीट का कम से कम एक डंडा रहेगा। तो अभी अगर आप मार्केट में जाके कसिया या बिंडा या बाई के लिए कोई भी डंडा खरीद के देखिए, वो आपको कम से कम 7 फीट का 120 रुपए से कम नहीं देगा, कहीं पे भी। तो हमारा 40 फीट का कितने रुपए में बिक सकता है? वो आज के दिन मार्केट है उसमें 280 रुपए से लेके 600 रुपए तक का बिकता है। लेकिन हम मान रहे हैं कि हमारा 600 में भी नहीं, 500 में भी नहीं, 400 में भी नहीं बिकेगा, मात्र 100 रुपए मानते हैं हम। तो अगर वो 100 रुपए में भी बिकता है 40 फीट का डंडा, तो भी हमारे पास 1 लाख रुपए की इनकम 100 पौधों से आती है। कम से कम मैं ये मान के चल रहा हूँ, और ये हर साल बढ़ती रहेगी। 100 पौधे तो आपकी छोटे से एरिया में भी एडजस्ट कर सकते हैं, और ये इनकम हर साल बढ़ती रहेगी, और ये 70 साल तक इनकम मल्टीप्लाई होती रहेगी। इसके बाद में बहुत सारे किसानों का ये रहता है कि इसको खरीदेगा कौन? इसका जो हर तहसील में लगभग या हर डिस्ट्रिक्ट में एक भट्ठी लगी होती है, अगर आपने आस-पास में नज़र रखा हो तो, जहाँ से आपके लोकल जो दुकानदार होते हैं, जो आपको डंडे बेचते हैं, वो लेके आते हैं। वहाँ उन पे जाके आप पता कीजिए, हर जगह पे 400 से 1000 टन का डिमांड महीने का रहता है। उतना डिमांड हम पूरा नहीं कर पाएँगे। उसके बाद में सपोज़ आप बोलें कि हम इतने सारे किसान हैं, हमारे पास काफ़ी खेती है, और हम बाकी माथापच्ची वाली खेती की बजाय इसकी खेती में ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा हम एरिया में लगाएँ। तो इसके लिए अगर सपोज़ आपने 400 एकड़ में लगा दिया, तो एक कंपनी है जो पूरा फंडिंग देती है किसानों को, और वो फंडिंग देके आपका 55 करोड़ रुपया उसकी कंपनी एस्टेब्लिश करने का कॉस्ट है, और 100 करोड़ रुपया उसकी रनिंग कॉस्ट है। वो सारी की सारी वो कंपनी देगी, और आप में से कोई भी एक लोकल फार्मर उस कंपनी के साथ में लोकल बिज़नेस पार्टनर के तौर पे जुड़ जाएगा, और चाहे हज़ारों एकड़ का बाँस हो, आप उसको एथेनॉल या सीएनजी में तब्दील कर लेंगे। सीएनजी बाँस की सबसे बेहतरीन बनती है और सबसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि इसमें सल्फर मैं अब डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सेकंड फेज में ले जाना चाहूंगा। जी। ये जो है
उगाना करना, इसकी गाइडलाइन हम आपसे लेते रहेंगे टाइम टू टाइम। आपके जी। वीडियो भी हम चाहेंगे कि हम आपसे टच में रहें। इसका मोटा मोटा जो आपने बताया, अगर राइजोम की, मुझे वापस कंफर्म करना है, अगर राइजोम के तहत कटिंगा या न्यूटन न्यूटन वो आपने बता दिया तो वैरायटी हम आपसे पूछ लेंगे। हाँ, लेकिन इसको एथिलीन, कोयला, सीएनजी, खाने के अंदर, होटल घर बनाने के अंदर, लिंटल में, कपड़े में, प्लास्टिक में, अखबार में, इन सब में ये वो आ रहा है। तो हम इस पूरे एरा को अब इकोनॉमिक की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं कि क्या ये किसान का जो कंसेप्ट है ये पैदा करने का, वो मात्र पैदा करके, जैसे नील पैदा करके अंग्रेजों को दे दी, तो क्या हम सिर्फ पैदा करके इंडस्ट्री को दे दें, या हम ऐसे छोटे एस्टेब्लिशमेंट लगा सकते हैं? ऐसी कोई गवर्नमेंट की योजनाएं आपके ध्यान में हो, या कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें किसान अपने लेवल पे एमएसएमई सेक्टर या इस तरीके की कोई व्यवस्था में एंटर हो? क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और एक ये सर्टिफिकेशन आया है तो ये मेरे ख्याल से बीज के लिए आया होगा, क्लोन आया है, ये वर्ड भी इसमें आया है, तो क्या आया वो सेकंड में लेंगे। लेकिन पहले आप हमें ये क्लियर करिए कि एक किसान किस तरीके से इंडस्ट्री के सेक्टर में घुस जाए, एमएसपी अपने यहीं बांस लगाए, अपने यहीं कुछ काम करे और उस काम से अपनी इनकम को करे, वैल्यू ऐड करने का जो कंसेप्ट आ जाए उसको। तो क्या ऐसी योजनाएं है सरकार के पास में, या सिर्फ हमें बांस उगाना है, इंडस्ट्री को देना है? नहीं, बाकी हम इसमें जी, काफी लोगों के हाथ खड़े हैं, वो उनको ले रहा हूँ। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है सर। इसमें सबसे ज्यादा जैसे एक वैरायटी है टुल्डा, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है अगरबत्ती की काड़ी बनाने के लिए, आइसक्रीम की काड़ी बनाने के लिए, चॉपस्टिक और ये सब चीजें बनाने के लिए। अभी हम 3 लाख टन पर डे के हिसाब से अगरबत्ती की काड़ी चाइना से मंगवा रहे हैं, और अगर हमारे लाखों किसान भी इसमें लगेंगे तो भी जाके वो अगरबत्ती की काड़ी हम लोकल लेवल पे उतना नहीं नहीं प्रोड्यूस कर किसान पाएंगे। नहीं, मेरा मेरा सवाल सटीक ये है सर, क्या किसान इन बातों के अंदर एंटर कर सकता है क्या? बिल्कुल छोटी कर सकता है, वही छोटा बता रहा स्केल, हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, हाँ, बहुत उसी बड़ा पे आ रहा हूँ। प्रोजेक्ट हो वो हम कर नहीं पाते, तो नहीं नहीं, छोटा बड़ा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं लिया है, जा सकता है। ये सारे छोटे छोटा प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट है। मैं स्मॉल एंड मीडियम हाँ या माइक्रो एंटरप्राइजेज की बात करूंगा इस सब में, हाँ, मतलब किसान किसान के के लेवल पे। लेवल की बात करें, हाँ हाँ। 1 हेक्टर तक हम मान लो बांस उगा करें, हम्म उसको ले लें, और पड़ोसी से और ले लिया तो 2-4 हेक्टर का हमारा धंधा चल जाए। हमारा केंद्र बिंदु जो है किसान है, और केंद्र बिंदु एमएसएमई के काम है। केंद्र बिंदु, क्योंकि हर आदमी खाने के सिवाय इनकम चाहता है, और इनकम बिल्कुल। के ऊपर हम केंद्रित करते हुए अपनी बात को करेंगे। अब हमारे साथ में हैंड रेज के अंदर सुरजीत जी हैं, आप अपनी बात को मैं रखें, पहले संक्षेप में आपका रखिए जवाब दे ताकि देता सभी हूँ। साथियों। जी, पहले हनुमान जी मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। हाँ हाँ पहले जो भी मैं जिन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ वो 10,000 से लेके 8-10 लाख के नीचे नीचे वाली हैं, और वो किसान अपने लेवल पे भी कर सकता है। सरकार भी उसमें सब्सिडी देती है, नेशनल बैम्बो मिशन के अंडर भी है, और एग्रीकल्चर के अंडर भी, उसमें खादी ग्रामोद्योग के अंडर कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें वो फायदा उठा सकता है। तो जैसे 10 ईयर में बांस लगे हैं आपके आसपास में, तो वो किसान क्या क्या कर सकते हैं उससे? उससे वो अपने जो डिस्पोजल आइटम होते हैं वो बना सकते हैं। 50-60 हज़ार रुपए की मशीन लगती है, डोंगा, कटलरी और ये जो प्लेट वगैरह होते हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद में अचार और मुरब्बा बनाने के लिए मात्र 15-10 हज़ार रुपए का खर्चा है उसमें, और वो प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग वगैरह का हम सारा अरेंजमेंट कर लेंगे। उसके बाद में किसान अपने यहाँ फर्नीचर बनाने का सिस्टम बना सकता है। फर्नीचर और हट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके लिए हमने महाराष्ट्र में इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और उस पे काम करने वाले बंदे खोजे हुए हैं, जो मात्र 20-21 हज़ार रुपए में पूरा जानकारी देंगे, या हम अगर ज़्यादा किसान होते हैं, तो हम उनको यहाँ पे बुला के उनका खर्चा दे देंगे और वो हमें यहाँ पे आके सिखाएँगे। तो बाँस के जो हट्स हैं, वो 5 स्टार होटल से लेके सब जगह पे बन रही हैं, और उसमें अच्छा खासा मुनाफ़ा है। उसके बाद में जो अगरबत्ती वाला है वो मात्र 5 लाख रुपए से कम का सिस्टम है, और इसमें बनाना 2-3 किसान अगर मिलके बनाएंगे तो बड़ा आसानी से बन जाता है, और सरकार भी इसकी ट्रेनिंग देती है, और बाकी जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बाद में जो इसकी टेबल, चेयर, बेड और इस तरीके वाली जो चीजें हैं उनका बहुत ज्यादा डिमांड भी है, और इसमें उसके लिए 3 वैरायटी उसके पास होना चाहिए। एक तो टूल्ड हो, एक न्यूटन हो,
और अगर ब्लैक बैम्बो उसके पास हो, काले रंग का बांस आता है, एक येलो रंग का बांस आता है, एक चाइनीज मोस हो, ये 3-4 वैरायटी लगा रखी हो तो वो बेहतरीन फर्नीचर बना सकता है। और उसको जोड़ने के ठीक है पीस डॉक्टर भी साहब, मैं करने के। बाकी साथी काफी जुड़े हुए हैं इसलिए जी सुखजीत जी आप अपनी बात को रखिए संक्षेप में, और आप डॉक्टर साहब को संक्षेप में टू दी पॉइंट करिए ताकि सारे लोग जी उसमें डॉक्टर साहब, अपना मैं जो आपने बात की उससे आगे बात करना चाहूंगा। आप कहते हो राइजोम जो तैयार पौधा अपनी माँ को याद रखता है, तो राइजोम से जो पौधा तैयार होगा, क्या वो आपकी माँ की उम्र को याद नहीं रखेगा? नहीं, राइजोम में क्या होता है, जो नया पौधा निकला है उसकी वो अपने आप में मदर सूट है ना? तो वो उसकी आयु 0 से चालू होती है, और जो टिश्यू कल्चर से निकला होता है वो बीच के टिश्यू से निकाला जाता है, तो उसमें वो मदर की जिंदगी को याद रखता है, तो वो वहां से चालू होगा। जैसे 20 साल पुराने पौधे से या 10 साल, वैसे तो यंग पौधों से ही निकालते हैं, इतना उसमें दिक्कत नहीं है। टिश्यू कल्चर में भी उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत चाहिएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद ठीक है में डॉक्टर साहब, कोई भी ये वैरायटी शंका हो थी, लगभग ठीक बराबर है डॉक्टर चलता साहब, है। शंका थी, ये पूरी हुई। मैं साथियों डॉक्टर साहब से मिलता रहता हूँ, खेत भी देखा है, काम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, धन्यवाद। अब हरलाल जी आपने हैंड रेज कर रखा, संक्षेप में अपनी बात को रखो ताकि हम सारे साथियों को अपनी जिज्ञासा शांत करवा सकें। सर नमस्कार। ये हाँ न्यूटन इन्होंने वैरायटी बताई, उस वैरायटी को हम कैसे पहचानेंगे? पौधा कहाँ अवेलेबल है, कैसे मिलेगा? जैसे न्यूटन वैरायटी मेरे को लगानी है तो वो कहाँ पे उपलब्ध है सर, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? मैं एक नंबर दे देता हूँ, मनोज है मैनेजर, वो आपको सारी जानकारी दे देगा इसके बारे में। नंबर अभी बोलूं या डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ? हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दो, बाकी नंबर मेरे पास में है, जो साथी मेरे से जुड़े हुए हैं वो मेरे से हरलाल हाँ जी जुड़े हुए हैं, मेरे पास में चलिए। मनोज जी के नंबर है, उनके फार्म हाउस पे चलने का भी अपना प्लान है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वहां जाके ही देखे प्रैक्टिकल वे में। एक राजेश जी आपने हाथ खड़ा किया था, अपनी बात को रखिए, बाकी साथियों को मैं बाद में लेता हूँ। सर मेरा तो यही प्रश्न था जो आपने क्लियर कर दिया है। सिर्फ हम उत्पादक ही रहे या इंडस्ट्रियल एरिया में भी घुसे, वो आपने पूछ लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक सवाल है। और अब कोई किसी का साथी का सवाल हो तो मैं वापिस, हाँ, हाथ हाथ का, हाँ बोलिए सर, बोलिए। आपका इसका हाथ का निशान है, उसको टच कर दिया। हाँ बोलिए, क्या क्या सवाल है, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो, हाँ जी हाँ बताइए। बोलिए, आवाज आ रही है, अपने बोलिए। अपने फार्मर्स का जैसे मतलब एजुकेशनल टूर अगर हम करवाते हैं तो जगह जगह जाके फार्मर एक्चुअल में जाके अगर देखते हैं तो हम उसमें बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। साइंस ये मानती है कि हमारी आंखों से 90% एनर्जी जाती है, मतलब हमें आंखों से देखी हुई चीज ज्यादा समझ में आती है, ज्यादा याद रहती है। दूसरी बात, हमारा एक देखने का ये भी है कि हम नकलची हैं। जैसे मैं गांव में ट्रैक्टर लाया, मैं 2 रुपए कमाया, तो दूसरा भाई ट्रैक्टर लाएगा, तीसरा ट्रैक्टर लाएगा। तो इस तरह अगर हम एजुकेशन टूर लगाएं और जैसे बेम्बो के जहाँ क्या काम हो रहा है, कैसे लगा रहे हैं, तो ऐसे टाइम टू टाइम हम अलग अलग स्टेट के टूर का भी अगर ऐसे अरेंजमेंट करें, जैसे आप ये जूम मीटिंग कर रहे हैं, वो भी मेरे हिसाब से बहुत ही कामयाब रहेगा। चलो, आपके सुझाव को हम इसमें कंसिडर करेंगे। डॉक्टर साहब, एक मैं इसमें जिज्ञासा थी कि 12 फीट की जगह छोड़ने का जो कंसेप्ट आपका एक वीडियो सुन रहा था मैं, उसके बीच में हम नर्सरी डेवलप करें, तो इसके बारे में भी आप अपना थोड़ा दे पाए तो ज्यादा है, क्योंकि ये बम्बू के जो मिशन है इसमें प्रोग्राम में ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी, तो नॉर्थ ईस्ट से पौधे लाए, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो आपकी गाइडेंस में, या आपके मनोज जी, या आपकी नर्सरी जो अभी वो है हरियाणा की, उसकी गाइडेंस में, या ये एलआर बुडानिया जी वगैरह ये भी वर्क कर रहे हैं, इनकी गाइडेंस में हम नर्सरी डेवलप करें तो कौन कौन से बीज रखें, कौन कौन सी उसमें चीजें करें, ये कुछ ऐसा आइडिया दे पाएंगे आप? बिल्कुल। इसमें पहले तो जो बीच में जगह है उसमें हमें थोड़े से पौधे जब तक बड़े नहीं हो तब तक जो भी रेगुलर फसल लगा रहे थे कम हाइट की, वो लगाते रहें पहले 1 से 2 साल। उसके बाद में जो बेड वाली खेती है उस पे शिफ्ट करें, PQN के मॉडल जो मैंने बात किया उसमें, और उसके ऊपर लगाएं हल्दी, अदरक और अश्वगंधा, सतावर वगैरह। जो नर्सरी है बांस के पौधों की, वो स्टार्ट करें जब आपके पौधे तकरीबन 2-3 साल के, 3 साल के कम से कम हो जाएं, 1-2 कटिंग कर लें उसके बाद में। क्योंकि उससे पहले करेंगे नर्सरी तो बांस के पौधों को एक माइक्रो क्लाइमेट चाहिए डेवलप होने के लिए, वो नहीं मिल पाएगा और नर्सरी के फेल होने के चांसेस हो जाएंगे। तो जो बांस के पौधों की नर्सरी है वो तीसरे साल डेवलप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी जैसे हम लोग कर रहे हैं, मनोज कर रहा है, तो उनके साथ में मिलके हम कर ही लेंगे, तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ये
ये सर्टिफिकेशन और क्लोन, ये क्या फंडा है, क्या कंसेप्ट है इसके बारे में इस नेशनल बम्बू के अंदर? हाँ, इसमें कई सारी स्कीमें हैं और हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इनको अडॉप्ट कर रही है। क्लोनिंग का मतलब टिश्यू कल्चर ही होता है। तो जो भी अच्छे पौधे होते हैं उनका टिश्यू कल्चर डेवलप करके हम उगा सकते हैं। तो एक तो ये है। सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने जैसे 10 वैरायटी लगाई, तो उन 10 की 10 वैरायटी पे आप सर्टिफिकेट ले लेंगे और उनसे फर्दर पौधे डेवलप करने का सर्टिफिकेशन होता है। और इसमें एक बात मैं बताना भूल गया, 2 बात मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो इसमें पर प्लांट आपको 120 रुपए सब्सिडी मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जो आपका खर्चा है पौधा लगाने का वो मुश्किल से 50-60 रुपया होगा। तो आपको 120 रुपया अगर पर प्लांट मिले तो फिर आपका खर्चा जेब से कुछ नहीं लगेगा। तो ये मैं हरियाणा, ये डॉक्टर पंजाब साहब में इसमें ये भी क्लियर करें सर, क्या कौन से ऑफिस में फार्म जाएगा, इनके फार्म हाँ, कहाँ मिलेंगे, कौन इनका गाइड होगा, कौन किस तरीके हाँ, से? क्यों वही मैं किसान बता रहा हूँ। बिल्कुल हमारे जैसे बहुत सीमित लोग हैं जो इसमें इसमें टांग अड़ाएंगे या हाँ, आपकी गाइडलाइन ले लेंगे, लेकिन हर किसी के बस का नहीं है, तो इसका हाँ, थोड़ा वही मैं क्लियरिटी बता रहा करें। हूँ। जी, हाँ। अभी इसमें क्या है कि फिलहाल मध्य प्रदेश आराम से पैसे दे रहा है, बाकी कोई भी स्टेट आराम से पैसे नहीं दे रहा है। 120 रुपए जो आ रहे हैं ये मध्य प्रदेश इसलिए दे रहा है कि वहां पे बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्री डेवलप होनी है बेम्बो की, और उनको ये पूरी बात समझ में आ चुकी है, तो वो दे रहे हैं। बाकी स्टेट में क्या है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि किसानों की तरफ से कोई प्रपोजल आता रहे और उसके बाद में वो दें। जैसे 10, 20, 50 किसानों ने लगा लिया और वो प्रपोजल देंगे, तो फिर कृषि मंत्री को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पे या तो इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इसके लिए अथॉराइज करती है सब्सिडी देने के लिए। और पहले बांस नहीं लग रहा था ज्यादा, वो उसकी वजह ये थी कि बांस को पहले पेड़ की कैटेगरी में डाला गया था, अभी ये डाला गया है इसको घास की कैटेगरी में। और जो राजस्थान का बांसवाड़ा एरिया है उसका नाम ही बांस की वजह से पड़ा हुआ था। तो राजस्थान में बांस अंग्रेजों के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे होते भी थे पहले। इसके अलावा भी कई सारे एरिया हैं जहाँ पे बांस होता था। और हाँ, एक चीज और, इसमें जब आप लगा लेंगे बांस के पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको कार्बन क्रेडिट भी मिलेगा। कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड सिंक किया है हवा से, उसके बदले में पैसे। तो ये एक नया स्टोरी है, थोड़ा डेवलप हो रहा है, अभी 15 अगस्त से ही चालू हुआ है। कार्बन क्रेडिट के ऊपर हमने कई सेशन किए हैं सर, और इन इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, होटल और इनको दे रहे हैं। हम चाह रहे थे पूरे एग्रीकल्चर पे, सागर धारा जो है कर्नाटका के वैज्ञानिक है, उनके साथ हमने मीटिंग की थी और हमें चाहिए थी। लेकिन ये सबसे बड़ी जो मैंने बात आपने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है एक तो, और एक है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में जाए तो जी। तो ये आपको कोई जब किसान लगा लेंगे तो मिनिस्टरों से बात करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई भी नया स्कीम है वो इतना जल्दी से रिलीज नहीं करते हैं जब तक उनको किसान का दबाव नहीं आता है। तो मध्य प्रदेश में वो बड़ी आसानी से दे रहे हैं, अभी आप बस अप्लाई कीजिए और खाते में पैसे आ जाते हैं। हमारे हरियाणा में अभी चालू हो रहा है, थोड़ा सा नाटक चल रहा है उसमें। पंजाब और हरियाणा में लगभग साथ में चालू होने की संभावना है, और राजस्थान में जो ही किसानों की तरफ से लेटर जाएगा और आप अपने कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे तो रिलीज बीच होना बीच चालू हो में जाएगा। कुछ सवाल भी आ रहे हैं सर, उनको थोड़ा सा बाई चांस टच हो तो। एक वो हैंड रेज किया है, दुल है या कोई आईडी पे है, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट से विकासखंड कबरई से ग्राम प्रधान पलका बोल रहा हूँ सर। धर्मेंद्र सिंह बुंदेला मेरा नाम है जी सर। हम यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के बुंदेलखंड से। क्या कर सकते हैं सर? कहाँ से फॉर्म सबमिट, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, क्या कर सकते हैं हम? वो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस से बात करना पड़ेगा उसके लिए। और यूपी में अभी 1 रुपये में 1 एकड़ जमीन अलॉट करने के लिए भी बोला गया है इस तरीके वाले प्रोजेक्ट के लिए, जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में प्रोजेक्ट लगेंगे। तो यूपी में स्कीम अच्छी है इसके लिए। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से इसके बारे में बात कीजिए। जी सर। हमारे साथ में मनीष भारती जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप कोई सुझाव अपना देना चाहेंगे? ये बड़े एनर्जेटिक और हमारे साथ इन कार्यक्रमों को कदम से कदम मिला करके चलते हैं। मनीष जी यूपी से हैं, मेरठ से। और आप मनीष जी, कोई ऐसा समीशन, ऐसी कोई बात जिसको हम
एक मिशन के तहत लें और इसको कोई किसानों तक पहुंचाएं, क्या सोचते हैं? 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करिए। मनीष जी सुन पा रहे हैं मुझे? आप नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन शायद हाँ, आप लोग की आवाज जरूर आ रही होगी। नहीं, ये मैं तो आज स्टूडेंट की तरह हूँ हनुमान राम जी, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो कुछ इंफॉर्मेशन मेरे से जरूर छूट गई है। एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो वैरायटी हैं, उन वैरायटियों पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अप्रोच कर रही हैं। जैसे कुछ बात हैं जिनमें कांटे होते हैं, कुछ बात है जिनमें कांटे नहीं होते हैं, कुछ की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, कुछ की नहीं है। मेरे ख्याल से बैम्बू में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि कमर्शियली वायबिलिटी को देखते हुए कौन कौन सी कुछ वैरायटी हैं जोन वाइज। जैसे हम लोग, मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अगर हम कोई बांस लगाना चाहें तो कौन बेस्ट वैरायटीज हैं जिनको हम लेके चल सकते हैं? वेस्टर्न यूपी हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर साहब मैं इसमें समप और एक इसके साथ जोड़ दूं। मैं ये जोड़ना चाह रहा हूं कि बाजार का जो ट्रेंड है ना, वहाँ किसान ठगा जा सकता है। कोई ऐसी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट जो इसको प्लांट को या इनके बीज को या इस तरीके की कोई एजेंसी, सरकार ने ऐसा सेटअप कोई खड़ा कर रखा। आप यूनिवर्सिटी सेटअप पे आपके पास गाइडलाइन हो सकती है, लेकिन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट, यही किसान ठगा जाए, किसान कोई ऐसा बीज लेके आ जाए जिसकी प्रोडक्ट वैल्यू कम हो, क्योंकि बीज का और ये जो गोरख धंधा है वो अपने आप में टिपिकल है। तो इसके बारे में कोई आपके पास में कोई ऐसी इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई हो जिसमें आप कहोगे भाई वहां आप जाओगे तो एक सरकारी सिस्टम है या उसके अंदर यूनिवर्सिटी या इनका कोई उसमें लिंकअप है, ऐसी कोई जानकारी भी आप दें डॉक्टर साहब। जैसे इन्होंने, मनीष जी ने जो बात उठाई, ये वाकई अहम बात है कि हम चीज लाएं और वो नकली निकल जाए तो क्या करें उसको? हाँ, मेहनत से बोए करें, माथाफोड़ी भी करें और वो चीज ही ऐसी निकल जाए, तो बीजों का कोई ऐसा सेटअप हमें थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, बीज के बजाय पौधा लेना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बीज नहीं, वाला पौधा भी देने वाली पैदा भी प्राइवेट प्लेयर ही होंगे, गवर्नमेंट का कोई नर्सरी या कोई ऐसा सेटअप है जिसके तहत हम जा सकें? गवर्नमेंट के भी हैं, लेकिन उस लेवल पे गवर्नमेंट अभी काम नहीं कर रही है जिस पे करना चाहिए। और नेशनल बैम्बू मिशन की वेबसाइट पे काफी कुछ जानकारी है इस बारे में, और फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून के वेबसाइट पे भी काफी कुछ जानकारी है। इसके अलावा जो किसान इसमें इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। और बैम्बू के मामले में ऐसा कोई वैरायटी नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा के जाए, इसलिए थोड़ा सा ये आपको सोचना चाहिए कि किस वैरायटी पे आपको काम करना है। वो इस तरीके से सोचेंगे कि आगे आप क्या बनाना चाह रहे हैं। जैसे आप एनर्जी सेक्टर के लिए नहीं, मैं इसमें थोड़ा रोक करके आपको कर दूं। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आया, इसी तरह से इसके अंदर कोई हाइब्रिड की क्वालिटी आ गई हो, जीएम की क्वालिटी आ गई हो, या हम अचार वगैरह ये बनाएं, मुरब्बा अचार बने और वो उस लेवल का नहीं हो, उसको मतलब नकली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके अंदर वो पेस्टिसाइड कंसेप्ट आ जाए करे, तो इसको हम किस तरीके से इसको लें तो प्लांट तो अच्छा हो, उसकी वैरायटी गुड हो, उसकी क्वालिटी ऐसी हो जिसके अंदर हम यदि बनाए, मेरे ये लगा कि भाई मुझे ये अचार बेचना है, लेकिन उसके अंदर जेनेटिकली ऐसे मिक्स हो गया, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? इसके बारे में कोई ऐसा इसमें बांस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है। इसमें ऐसा अभी कोई कचरा फैला नहीं है जो जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं वैसा। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वैरायटीज हैं वो है आपका टुल्डा, न्यूटन, बाल्कोआ, और बाल्कोआ का ही जो पहले वाला रूप था वो है कटंगा। कटंगा को बाढ़ के ऊपर लगाना चाहिए, उससे जानवरों का खतरा खत्म हो जाता है खेत में आने का। इसके बाद में जैसे जायगेंटिस और 3-4 और वैरायटी हैं जो एग्जोटिक वैरायटी हैं। तो पहले इन 3-4 वैरायटियों से ही चालू करना चाहिए किसान को, और इसके पौधे देखने से पता लग जाता है। जो थोड़े एक्सपीरियंस लोग हैं वो बता सकते हैं कि ये पौधा ठीक है कि नहीं है। उसको देखने का टेक्निक ये होता है कि उसकी जड़ के अंदर राइजोम डेवलप है कि नहीं है। उसमें छोटी सी गांठ बनी होती है, वो गांठ बनी होगी तो ही वो पौधा अच्छे से चलेगा।
और अगर वो पौधा 1 से 1.5 साल पुराना है तो ज्यादा अच्छा चलेगा, अगर उससे ज्यादा पुराना है तो भी बढ़िया है, उससे कम पुराना ना हो, 1 साल से कम पुराना हो। वीरेश जी आप जुड़ रहे हैं क्या? हैंड रेज कर रखा आपने, तो जी। बात रखिए अपने शॉर्ट में, संक्षेप में, ताकि और लोगों को भी हम जिज्ञासा जी, शांत कर सकें। मैंने आज की मीटिंग के लिए ग्राम प्रधानों को बुलाया हुआ है और काफी ग्राम प्रधान इसमें आए भी हैं, ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं। तो मेरा ये जानना था डॉक्टर साहब से कि ग्राम प्रधानों के लिए, ग्राम सभाओं के लिए इसमें क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है कि उनके लिए, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ग्राम सभा की, यानी गांव के नागरिकों की नहीं, ग्राम सभा की इंडिविजुअली, यानी जैसे ग्राम सभा की जमीनें हैं उनका, उन जी, पे समझ इसका गया। कल्टीवेशन, उसके लिए कोई ट्रेनिंग बैच, कोई ऐसी टीम जो गांव को ट्रेन करे या गांव को ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करावे, उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था डॉक्टर। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ग्राम पंचायत रेजोल्यूशन पास करे कि जो ग्राम पंचायत की जमीन है उस पे हम बैम्बो लगाना चाह रहे हैं, और उस पे ड्रिप इरिगेशन डाल के बैम्बो लगा दिया, और बांस आपको हर साल इनकम देता रहेगा, तो सरकार से आपको कुछ लेने का जरूरत नहीं, ग्राम पंचायत की जो इनकम है वो परमानेंट चालू हो जाएगी इस तरीके से, और वो एक बार लगाने के बाद में 70 साल तक नॉन स्टॉप चलेगी, उसके बाद में बीज से फिर पौधा डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से आप कई पीढ़ियों का इंतजाम करके जाएंगे। इसके बाद में ग्राम पंचायत लेवल पे आप 1, 2, 3 प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं कि भाई अपनी ग्राम पंचायत में ये 3-4 प्रोडक्ट हम बांस के बनाएंगे, और उसका मार्केट वहां पे जनरेट हो जाता है। आज के दिन ऑनलाइन मार्केट है, हम लोग भी वेबसाइट बना रहे हैं, तो अगर हम मिलजुल के काम करते हैं तो जोन डेवलप कर सकते हैं कि इस जोन में आप ये चीजें बनाइए, इसमें ये बनाएंगे, और सबको एक जगह पे इकट्ठा करके मार्केटिंग का जो प्रॉब्लम है उसको भी हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर बड़े लेवल पे लगता है तो हम कंपनियों को इनवाइट करके सीएनजी बनाने के लिए भी उनको बुला सकते हैं। तो इसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद में जैसे गांव के कुछ युवा हैं जो ये मिस्त्री का काम जानते हो, खाती का काम जानते हो, तो वो घर बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, फर्नीचर बनाने का काम चालू कर सकते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा डिमांड है। तो एक डॉक्टर साहब इनमें प्रोग्राम अंडर, नहीं, आपके यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है ना इनकी सबकी? आपकी यूनिवर्सिटी है कोई, क्या है? हाँ, इसके लिए हम लोग अपना ग्रुप बना के धीरे धीरे उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो हमें ट्रेनिंग देंगे, और सरकारी इंस्टीट्यूशंस को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको। फिर क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, अभी तो हम ऐसा कर रहे हैं कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है लेकिन उसको पीएचडी कौन सी यूनिवर्सिटी से करवाना है वो हम अभी से सोच रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब इसी पे आ रहा था। प्रोग्राम अंडर नेशनल बम्बू मिशन के तहत एक पार्ट था ट्रेनिंग ऑफ फील्ड फंक्शनरी, फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर। तो इस ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र का एक हवाला मैंने कहीं देखा, वहाँ कुछ ऐसा है या वो प्राइवेट कंसर्न है? गवर्नमेंट के कौन से ट्रेनिंग पार्ट है या प्राइवेट वाले कर रहे हैं? क्योंकि किसान का प्राइवेट में ठगा जाना, इंडस्ट्री के मार्फत ठगा जाना, ये हमारा जो ग्रुप है इस बात के ऊपर केंद्रित रह के बात करता है। हमारा केंद्र बिंदु गांव का गरीब किसान मजदूर, उसको लेकर के हम चलते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो आदमी किसी ऐसे मकड़ जाल में आ जाए, वो प्राइवेट कंपनी आए और उससे बांस करवा करके वहां से उठा के ले जाए और वो अंगूठे छाप करके। तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो, ये हमारी इच्छा रहेगी। इसके बारे में कौन कौन से गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं फील्ड के ट्रेनिंग के लिए, या अभी ट्रेनिंग चल रहे हैं क्या? अभी तो वही बात है कि अभी हमारे पास है ही कुछ नहीं। हमारे जो पहला फोकस है वो बैम्बो प्रोड्यूस करने पे होना चाहिए। दूसरा है कि जो आप ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा चलते हैं। महाराष्ट्र में कम से कम 6-7 हैं। इसके अलावा ये जो आपका तेलंगाना वगैरह है, इनमें भी कई सारे हैं। तो दुनिया भर के इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, एनजीओ टाइप भी हैं, जो सेमी सरकारी हैं वो भी हैं। तो ट्रेनिंग देने वालों की कोई कमी नहीं है। कमी है मटेरियल की, और उस मटेरियल को आगे कुछ करने का। जैसे गांव के लेवल पे अगर उसका लुगदी बना के गत्ता बनाना चालू किया जाए तो बहुत आसानी से ये किया जा सकता है। तो जो ग्राम पंचायतें हैं, सर ने अभी क्वेश्चन पूछा कि जो ग्राम पंचायतें हैं, 1 या 2 या 3 ग्राम पंचायतें मिलके अपना एक वेंचर स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार लगभग 100% फंडिंग देती है। तो पॉसिबिलिटीज दुनिया भर की हैं।
लेकिन हमारे पास अभी कुछ है ही नहीं मटेरियल के नाम पे। जैसे मैंने अपने खेत में लगा रखा है, अगर आप लोग आके विजिट करना चाहें तो मैं लगभग अपने 100% खेत में बांस लगा रहा हूँ, क्योंकि आपके मुझे खेत का समझ में पता, आ गया। आपके खेत का पता बोल दे सर, तो हम देखें जी, हरियाणा में कहाँ। मेरा गांव है ढाणी रामजस, तहसील सिवानी मंडी, जिला भिवानी है। लेकिन ये आप अगर राजस्थान से आते हैं तो नेशनल हाईवे 52 पे पड़ता है गांव, सिवानी मंडी के बिल्कुल बगल में, और 2 किलोमीटर नेशनल हाईवे पे ही है। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, हरियाणा में है ये। तो हिसार से लेके राजगढ़ के जो बीच का हाईवे है उसके ऊपर ही मेरा खेत पड़ता है। तो अभी हमने 5,000 से ज्यादा पौधे वहां पे लगा रखे हैं और भी लगाते हुए जा रहे हैं। और धीरे धीरे इस खेत को हम मॉडल के तौर पे विकसित कर रहे हैं कि किसान आए, देखें, समझें और अपने खेत में ये खेती करें। इसके बाद में इसी को हम किसान सेवा केंद्र के तौर पे भी डेवलप करेंगे। इसके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो टूरिस्ट हैं देश विदेश से, वो बहुत ज्यादा आना चाह रहे हैं। और बांस बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, लगभग 135% ऑक्सीजन देता है बाकी पौधों के मुकाबले में। तो इसको, बांस के खेत को अगर आप ढंग से डिजाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन पार्क। और इस ऑक्सीजन पार्क में रहने के लिए, योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, और बीच में थोड़े फ्रूट वाले पौधे लगा दिए आपने, हट्स बना दी बांस की ही, तो यहाँ पे लोग आके एक एक रात के $100 दे के जाते हैं। अगर आपने सपोज एक खेत में 10 हट्स भी बना दी, वो $100 के हिसाब से अगर आप चार्ज कर रहे हैं, तो आपका मान लो कि 8,000 रुपये से ज्यादा का डॉलर हो रखा है अभी। और जो आपके गुड़गांव और दिल्ली और ये वाले एरिया के लोग भी आके ऐसी जगह पे आना पसंद करते हैं। तो आप मान लो कि अगर 2,000 रुपया भी, एक $100 छोड़िए, 2,000 रुपया भी आपने पर नाइट का रखा, तो आपका 20,000 रुपया पर नाइट का पैसा जनरेट हो रहा है। तो अच्छा खासा इनकम टूरिज्म से भी आएगा। लेकिन टूरिज्म को हम मिल के सेट करेंगे कि किस खेत में क्या क्या खास चीजें होंगी, उस एरिया का स्पेसिफिक चीजें क्या है। तो अगर हम डिजाइन बना के टूरिज्म को इनवाइट करते हैं, और टूरिज्म के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई जगह मिले, और वो खेत कितना भी दूर हो, क्योंकि आज के दिन लोगों के पास गाड़ियां हो गई हैं बहुत ज्यादा, चलाने के लिए उनके पास जगह नहीं है, तो वो ढूंढते हैं थोड़ा दूर वाली जगह। रिमोट इलाकों में भी हमने देखा टूरिस्ट की कोई कमी नहीं है। एक हमने करनाल में सेंटर बनाया हुआ है, ऐसा ही, वहां पे विदेशों से ज्यादा आते हैं। तो जो टूरिज्म की इनकम है उसके ऊपर भी हम ज्यादा फोकस करेंगे। उनको कल्चर देखना है, बाजरे की रोटी चटनी खाना है, तो क्यों नहीं हम उनको कैटर करें। हमारे साथ में फ्रांस से भी जुड़े हैं फूल कुमार जी, उनको हम बाद में लेंगे। इसके पहले मैं, रामनारायण जी, आप मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, कुछ एक्सपीरियंस सर से शेयर करना चाहेंगे। आपके एमपी में कह रहे हैं कि बांस के मामले में बहुत ज्यादा कुछ काम हो रहा है, आपके कोई ध्यान में है या आप कोई आइडिया रख रहे हैं? रामनारायण जी चौधरी, एमपी से। सर मैं 10 मिनट और लूंगा आपका, 10 मिनट काम में बिजी हूँ, फिर मैं आता हूँ। सुन रहा हूँ आपकी सबकी बात। हाँ, तो अब मैं, बुढ़ानिया जी, आप हमारे राजस्थान से अग्रणी हैं, सर से भी टच में काफी हैं, तो जो हमने डिस्कस किया उस डिस्कस में कोई ऐसी कमी, इसमें बहुत सिंपल काश्तकार भी बिल्कुल जोड़े हैं मैंने, बिल्कुल एकदम छोटी काश्त लेकर के बैठे हैं, वो भी जुड़े हैं, और वो बड़ी जिज्ञासा से सुन रहे हैं, सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। लेकिन उनकी ओर से उनकी जो मुख्य जिज्ञासा ये है कि हमें धोखा नहीं हो, इंडस्ट्री वाले ठग के नहीं ले जाएं, या हमें मार्केट के हवाले नहीं कर दे, गवर्नमेंट का कोई एक लाइसेंसिंग सेटअप हो, या गाइडलाइन ऐसी हो जो यूनिवर्सिटी हो। इसके बारे में थोड़ी सी आप झलक दें और करें। मैं और विनोद जी ऑलमोस्ट 2-4 दिन में पर्सनली मिलते रहते हैं चंडीगढ़ में। हेलो, आप, हाँ बोलिए बोलिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए, जो बिल्कुल छोटे काश्तकार है उनको। हाँ बिल्कुल, मैं गांव में खूब लोगों से मिलता हूं, मैं लोगों को ये समझाता हूं कि आप बाजार में खरीदने कम से कम जाओ और अपना खर्चा जो है एक उसका हिसाब लगाओ। अभी आप हिसाब ही नहीं लगा रहे, आपने क्या कमाया क्या खोया। कोई भी फसल है उसमें मैं लोगों को समझाऊं, ये तो इनकम और खर्चा दोनों लिखना शुरू करो। दूसरा, बाजार में बेचने जाओ, खरीदने कम से कम जाओ। सिर्फ बीज के लिए छोटी छोटी पुड़िया, आपको पता है, जैसे एक बैंगन का, टमाटर का हम बीज लाते हैं 10 ग्राम का, कितने रुपए का होता है, कितने रुपए किलो बनता है, और हम बीज जो है, ये चीजें मैं बताता रहता हूँ।
चलो अब मैं 1 बाय 1 जो मेरे दूसरे साथी हैं वो कई कारणों से नहीं बोल पाए हैं, एक मिनट। बीपीएस बुद्धि राजा जी, आप अपनी कोई बात जो जिज्ञासा हो वो पूछें एक लाइन में ही, ताकि हम और लोगों को भी दे पाए। हाँ बोलिए जी। सर। मैं बाद में बबलू जी मीणा तैयार रहे। जी, मैं सबसे पहले डॉक्टर विनोद जी का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे इस लाइन में जोड़ा, और आज मेरी ये पहली मीटिंग है और मेरा ख्याल है मेरी तीसरी बात होगी अगर मैं गलत नहीं हूँ। मेरी बेटी एंड मेरी वाइफ डॉक्टर साहब से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, और मैं अभी यही आशा करूंगा कि इन फ्यूचर इस लाइन में मैं सोचूं और जल्दी से अपनी ज़मीन को इस लायक बनाऊं कि मैं बांस की खेती करूं और आजू बाजू वाले लोगों को मैं कुछ जितना भी हो सके कंट्रीब्यूट करूं और लोगों को अपना काम करने के लिए प्रेरित कर पाऊं। धन्यवाद बबलू जी मीणा। आप कुछ सुझाव, अपनी कोई बात, अपनी कोई जिज्ञासा आप रखिए। फिर बलराम जी टालरपुर से जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी कोई बात को रखे। फिर बसंत सिंह। बबलू जी मीणा अपना परिचय देते हुए अपनो रखिए। आप माइक बंद कर दीजिए। हाँ बबलू बोलिए। जय जवान जय किसान। जय जवान, बोलिए सर। मैं सर जय किसान। जी बोलिए। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा, आपकी आवाज सुनाई दी। जय किसान। आप अपने कोई मैं ये कह रहा, जैसे मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ जी, राजस्थान में। जी सर मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। जी बताइए। तो मैं ये कह रहा, ये जो बांस के आप बता रहे हैं कि बांस की खेती करनी चाहिए, इसके लिए जैसे हम अगर भरतपुर में हमने ट्राई किया, पहले एक पौधा लगाने की मन में आई थी मेरे, तो वहाँ भरतपुर में नर्सरी में ये पौधा नहीं मिला, और फिर ये हमारे भरतपुर में सक्सेस हो सकता है बांस? जी, ये सब मौसम में, सब इन्वायरमेंट में, सब किस्म की मिट्टी पानी में कामयाब पौधा है। ये झुंडा ही है अपना, जो देसी झुंडा होता है ना, सरकंडा, बस वही है। बस आपको जी। इसको जड़ पकड़वाने में स्टार्टिंग में मेहनत करनी है। मनोज के नंबर आप सबको मिल गए होंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप उनसे जितना भी पौधे चाहिए मिल जाएंगे। लेकिन आप ये बात समझिए कि आगे गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है, सामान्य फसलें भी नहीं हो पाएंगी। इसलिए आप खेत की बाउंड्री के चारों तरफ कम से कम बांस लगाइए, ताकि जो आपकी रेगुलर खेती है वो होती रहे कम से कम। उसके बाद में आप आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ाते रहिए। ये बांस ही एकमात्र पौधा है जिसकी बाउंड्री आपको पैसा देके जा सकती है। बाकी कोई भी बाढ़ आपको पैसा नहीं देती है, कोई ना कोई खर्चा ही करवाएगी वो, चाहे आप तार की करें या कोई भी करें। तो बाउंड्री के ऊपर तो इसको लगाएं ही लगाएं। उसके बाद में आपकी मर्जी है कि कितना एरिया में लगाना है, जैसे आप अपनी फुर्सत के हिसाब से देख लें। चलो बलराम तालुलपुर कुछ सवाल अपना रखो। मीणा जी माइक बंद कर। हाँ बलराम, कोई रखना चाहेंगे आप अपनी बात? चलो जी सर, मैं हेलो। हाँ बोलो जी बताइए। हाँ जी सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे गांव में, छोटे छोटे गांव में अभी तक ये इको सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? कि जैसे मैं भी लगाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले ये करो, यहाँ से शुरुआत करो आप? देखिए, सिंपल है कि आप बांस को लगाने के लिए कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं है। अगर आपके पास गोबर की खाद वगैरह है तो वो नीचे डाल दें थोड़ा सा, और 1 फीट का गड्ढा खोद के भी लगा देंगे तो काफी है। उसको ज्यादा किसी भी तामझाम की जरूरत नहीं है। बस उसको हल्का फुल्का नमी आपको रखना है पहले 1-1.5 साल। और अगर आप सब सोइलर जो 3 फीट गहरा हड़ होता है, अगर वो मार के बांस के पौधे लगाएंगे या कोई भी पौधे लगाएंगे, बांस ही नहीं कोई भी पौधा, तो वो ज्यादा अच्छे से चलेगा और दीमक और फंगस का प्रॉब्लम आपके खेत में नहीं आएगा। और उसमें जीवामृत, हाँ एक हनुमान जी, जीवामृत अपने घरों में बनाना चालू कर दीजिए। सिंपल है बनाना, आपको पता ही है उसके बारे में। उससे भी दीमक और फंगस का प्रॉब्लम नहीं आता है। उसमें बस जो ये गेर रहे थे ना, चने का जो आटा डाल रहे थे, बेसन, उसकी जगह पे लस्सी डालें तो फिर फंगस नहीं आएगा। अगर बेसन डालेंगे तो फंगस आएगा। लस्सी का क्या करना पड़ेगा? बेसन की जगह लस्सी डाल देना। बलराम जी हम अपनी मीटिंग में कर लेंगे। अभी आप कभी जुड़ेंगे, फोन नंबर भी है मेरे आपके पास में, मैं इस मामले में बता दूंगा। एक लोकसभा चैनल से स्मार्ट खेती के नाम से कुछ इन्होंने एक वीडियो में आपको भेजूंगा, जो ऑटोमेटिकली ये
सफेद जो है ये कि वो कीड़ा बड़ा बड़ा, और वो मारने के लिए इन्होंने जीव से जीव मारने का जो मेथड है वो भी मुझे ठीक लगा, वो भी भेजूंगा मैं। बसंत जी, सिंह जी। जी, आप अपना कोई जिज्ञासा, बलराम जी माइक बंद करिए, बसंत जी आप अपनी कोई बात रखना चाहें डॉक्टर साहब से, और बाद में चरणप्रीत जी हैं मेरे साथ में, और फिर हरिराम जी पूनिया। हाँ बसंत जी अपना माइक खोलो और अपनी बात को रोको, काफी लोगों को टच करना मुझे। चलो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। चरणप्रीत जी आप कोई बात रखना चाहेंगे? आपका कोई सुझाव या डॉक्टर साहब से कोई जिज्ञासा, या कोई इसमें कोई आपको लगे? जी सर, क्या है, बातें अच्छी लगी, और बैठा बैठा मैं तो फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बुक करवा रहा था, अभी इतने फायदे डॉक्टर साहब ने बता दिए। और होता क्या है सर, हमारे जो जमीन है यहाँ पर लगभग बीघा है, हमारे ये घग्गर नदी के मुहाने पर है हमारी जमीनें। तो यहाँ पे ऐसे मान के चलो 20-22 क्विंटल धान प्रति बीघा निकल जाता है, नरमा बीजे तो 10 क्विंटल निकल जाता है, सरसों है तो 8 क्विंटल निकल जाती है। तो लगभग ऐसे मान के चलिए भी 1,00,000-1,25,00,000 प्रति बीघे की फसल हमारे हो जाती है। खर्चा चलो आउटपुट ज्यादा हो रही है, इनपुट ज्यादा हो रही है, तो खैर हम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ किन्नू के भी लोगों ने बाग लगाए, और पीछे जो थोड़ा रेतीला है वहां खजूर के भी लोगों ने बहुत बाग लगाए थे, और लेमन ग्रास की भी खेती यहाँ पे की थी। तो 2-3-4 साल बाद में क्या होता है, कोई आता है सामान बेच जाता है, मतलब किसान ठगा जाता है और वापस चला जाता है। तो मेरी बेनती है डॉक्टर साहब से कि हमें ऐसे कोई किसान दिखाइए जो 2 लाख या कम से कम 1 लाख बीघा भी कमाते हो। इतना ही कहना चाहता था कि हम डरते हैं, और मेरे तो दिमाग में मन में भी यही आ रहा है, 35 से 40 से 50 फुट ऊंचे पौधे हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बिल्कुल शंका ठीक है रणजीत जी, ये जिज्ञासा डॉक्टर साहब के सामने मैंने रख दी, और आपने भी काफी 90 तुले शब्दों में यही बात कही कि हमें सावधान भी रहना है, प्राइवेट प्लेयर भी हैं, और ये जो यूनिवर्सिटी के साथी हमारे डॉक्टर साहब वगैरह हैं ये भी हैं। तो हमें कुछ नपी तुली व्यवस्था में ही जीना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का फंडा है, इनविजिबल हैंड होते हैं मार्बल में, और मार्केट के लोगों में तो सावधानी के आगे कोई बचता नहीं है। फिर भी डॉक्टर साहब इस पे कुछ अपनी टिप्पणी करें तो प्लीज। इसमें मैं आपको एक इंसान का नाम बताना चाहूंगा, डॉक्टर सॉरी ये पाटिल जी हैं, नी पानी गांव से। मैं उनका वीडियो भेज दूंगा आपको। उन्होंने ऐसी जगह पे खेती किया जिस गांव का नाम ही है कि यहाँ पे पानी नहीं है, और वहां पे आज के दिन पानी भी आ गया है, और वो करोड़ों रुपया अपने खेत से कमा रहे हैं। और जो आपकी फॉर्च्यूनर है उसको बढ़ा के हेलीकॉप्टर पे ले आइए, मैंने तो कर लिया हेलीकॉप्टर वाला जुगाड़। तो इसमें इनकम का कोई कमी नहीं है, वो मेरा अश्योर्ड हूं मैं। अभी 7,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने इसीलिए किया है। तो राजशेखर पाटिल आप लिखेंगे, नी पानी गांव, आपको सारा डिटेल यूट्यूब पे आ जाएगा, मैं भी आपको भेज दूंगा। अभी अभी उन्हीं से मेरा मुलाकात हुआ है। तो उनका एक आइडिया है कि 1 एकड़ से हम 2 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं, और वो प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि वो हवा में बात कर रहे हैं, वो बहुत पुराने किसान हैं, कमा सकते हैं। तो मैं भी उनका एक अपना क्या बोलेंगे एक्सपेरिमेंट अपने खेत में लगा रहा हूँ उसी मॉडल के ऊपर का, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी आप फिलहाल 2 करोड़ मत सोचिए, लेकिन आपको 5-10 लाख रुपए तो चलो आने ही आने हैं। बेस्ट है डॉक्टर साहब। अब हरिराम जी पूनिया, फिर जयदयाल सिंह जी मान, और फिर जसाराम जी। पूनिया जी कोई अपनी बात, जिज्ञासा, सुझाव या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह कोई हो तो कोई बात रखिए आप 1 मिनट में। नमस्कार सर, विनोद सर एंड हनुमान सर, आई एम ऑडिबल? जी बताइए। हाँ ओके। तो सर मुझे ये पूछना था बैम्बू से रिलेटेड कि जैसे हम देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है और क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर चेंज इतना हो रहा है, तो जैसे बाकी फसलों पे इतना असर पड़ता है इसका वेदर का, तो बैम्बू पे भी ऐसा कुछ पड़ता है? और अगर नहीं पड़ता है तो फिर इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि इस पे नहीं असर होता है मौसम का, और किसी भी जमीन में उग जाता है, तो इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है? तो मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास है। एक दिन में ये 3-3 फीट बढ़ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि बांस के खेत में आपको खटिया डाल के नहीं सोना चाहिए, नीचे से कोई डंडा आके आपको चुभ सकता है।
तो ये इतना तेजी से बढ़ता है कि मौसम की मार जब इसको पड़ेगी उससे कहीं जल्दी ये बढ़ के और तैयार हो जाता है। और ये इतना गहरा और घना होता है कि बीच का जो इसका हिस्सा है वो हमेशा ठंडा रहेगा, और इसके अंदर से गुजर के आने वाली हवा अगर आपने ज्यादा एरिया में लगा रखे हैं तो 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर को भी कम कर देती है। तो ये किसी भी मौसम में, किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरने के बाद में जो सबसे पहले पौधे जनरेट हुए थे वो बांस और भांग के पौधे बने थे। तो ये ऐसा पौधा है कि रेडिएशन को भी सोखता है, ऑक्सीजन भी देता है। किसी भी कंडीशन में जितना मर्जी जल जाए फिर भी ये दोबारा से पैदा होता है। चलो हरिराम जी आप अपनी बात को रखिए, हरिराम जी, और फिर बाद में मान साहब और फिर जसाराम जी। हाँ हरिराम जी। हाँ बोलिए हरिराम जी जल्दी से। माइक खुला पुनिया जी आपका, बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे एक जानकार उत्तम जी महेश्वरी हैं जो कई साल हैं। हाँ सर, मैं कह रहा था कि जो आपको पुनिया जी नेटवर्क प्रॉब्लम है आप। नहीं सर, मुझे लगा आपने किसी और को बुला लिया तो मैं शांत हो गई। बनाते हैं उसमें जो बांस का स्टिक काम में लिया जाता है, कहते हैं कि वो स्टिक है वो जब जलता है तो बहुत जहरीली गैस विसर्जित करता है, ये पता था। नहीं, बहुत सारे मिथ जुड़े होते हैं बांस के बारे में। कई जगह पे बांस को लक्ष्मी से जोड़ के भी देखा जाता है। कहीं बोलते हैं कि बांस को घर के नजदीक नहीं लगाना चाहिए, कहीं पे कुछ बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत विषैली गैसेस कुछ निकलता है। ये सारे मिथ हैं। कई जगह पे मिथ ये है कि इसमें बहुत सारे सांप आते हैं, वो भी नहीं आते हैं इसमें। कई जगह बोलते हैं कि इसमें आग लग जाती है आपस में रगड़ खा के, वो भी नहीं लगता है। नॉर्थ ईस्ट में आज तक आग नहीं लगी है इन सब चीजों से। तो ये सारी माइथोलॉजीज हैं, स्टोरीज हैं। चलो मान साहब आप अपनी कोई बात रखिए। जयदयाल सिंह जी मान जयपुर से, बाद में जसाराम जी। डॉक्टर विनोद साहब ने जो है बड़ा अच्छी जानकारी दी बांस के बारे में, क्योंकि ये तो जब से इसको पहले पेड़ कहते थे, 1927 जो कानून बना हुआ था, बाद में 2017-18 में ये घास मान लिया इसको सरकार ने, उसके बाद इसकी प्रगति हुई है। मतलब पहले तो इसको लगाई बड़ी एक आफत की बात थी, इस तरह से काटना लगाना खेतों में, खाली जंगल में ये उगते थे और वहां सरकारी इनको बेचने का काम करती थी। और हम पूरा अगरबत्ती का हर चीज के लिए आयात होता था बांस का, और अब हम निर्यात के लिए तैयार हो रहे हैं, तो बड़ी अच्छी है। क्योंकि एक फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी थी पहले, मारे गए गुलफाम, उसने एक फिल्म बनाई थी राज कपूर और वहीदा रहमान जी ने, तीसरी कसम। तो उसमें एक बैलगाड़ी वाला था बनाया था हीरामन, उसको बांस लाद के ले जा रहा था, तो इतनी मुसीबत में फंस गया कि वो एक सबके लिए कि पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ दिया कि वो ले जाना मना था। तो उस तरह से वो कहानी जब से ये 2018 में छूटा, तब से किसान के लिए थोड़ी सी आफत खुली है, और अब किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। तो सब लोग बांस के बारे में सीखे, लगाएं, बड़ा ही अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी बढ़िया बताया इन्होंने, और कार्बन क्रेडिट मिलेगा तो इससे अच्छा हो सकता है। लाखों रुपए की आमदनी मिले तो किसान को इस तरफ बढ़ना चाहिए। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप मान साहब। जसाराम जी आप अपनी बात को रखिए, बाद में कालू खां जी हैं। हाँ साहब, डॉक्टर साहब नमस्कार। एक तो इसको जैसे कौन से महीने में लगाया जाता है इसका पौधा, और उसके बाद इसके जैसे पौधे में कोई भी अपने प्रोमोटर या कोई बढ़वार के लिए पैसे डाल सकते हैं जैसे जल्दी ग्रोथ हो जाए, यही पूछना है मेरे से। इसको वैसे तो किसी भी महीने में लगाया जा सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन जो सर्दी का महीना होता है, जनवरी का महीना, उसमें इसकी बढ़वार बहुत कम होती है, स्टैग्नेशन पे आता है ये। तो आप जनवरी में लगा भी सकते हैं, लेकिन बढ़वार नहीं होगी। वैसे अभी भी अच्छा टाइम है, जब भी हवा में ज्यादा नमी हो तब लगाना चाहिए। जैसे अब लगाएंगे तो हवा में नमी है, सर्दी के मौसम में इसको नमी ज्यादा मिलेगी। और बढ़वार के लिए नीचे गोबर की खाद लगभग हर किसान के पास मिल ही जाती है, वो थोड़ा डाल दें, और जीवामृत डालते रहें। खाद गली हुई डालें ताकि उसमें फंगस, बैक्टीरिया और जो दीमक की प्रॉब्लम ना आए। उसमें जीवामृत डालते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा दिक्कत है दीमक की, तो फिर वहां पे दीमक का दवाई भी इस्तेमाल करें। चलो कालू खां जी आप अपने डालते हैं, जैसे यूरिया डालते हैं फसलों में, उसमें अगर यूरिया डालें तो यूरिया बहुत कम डालना होता है इसमें। स्टार्टिंग में जब पौधा लगाएं तो उसमें बहुत 5-7 ग्राम यूरिया डाल सकते हैं, या डीएपी थोड़ा सा,
उससे ज्यादा मत डालें, नहीं तो फिर जलने का संभावना हो जाती है। थोड़ा बड़ा हो जाए, जड़ पकड़ ले, उसके बाद में डाल सकते हैं यूरिया डीएपी। चलो कालू खां जी कोई बात आप चलो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है कालू खां जी के साथ में। तो बुढ़ानिया जी आपकी बात हो गई, मनीष जी आ गए, राजेश जी आ गए, रामदेव सिंह जी आप कोई जिज्ञासा पूछना चाहेंगे, फिर राम प्रसाद जी है। तो 15 मिनट का सेशन है हमारा, टाइम हम बहुत मैनेज करके चलने की कोशिश करते हैं। तो रामदेव सिंह जी, चलो राम प्रसाद जी आप आइए। सभी विद्वान साथियों को राम राम। विशेष तौर से विनोद जी सर को, आपने एक नया विषय है इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरा खेत जो है वो मैंने एक होद बना रखा जमीन में और उससे मैं सिंचाई करता हूँ, और मैंने इसके पेड़ भी, ये भी बांस भी लगाए थे, और 2-3 साल में मेरे करीब 200 बांस हो गए, 40-40 फुट लंबे, और फिर पानी की वजह से कम हो गए। अब की पिछली बार मैंने एक बांस और लगाया है। इसका मतलब हमारे यहाँ पत्थर भी है और रेतीली जमीन है, बांस हो सकते हैं। आने वाले समय में जैसा सर ने बताया कि खेती खत्म होने वाली है, ये निश्चित रूप से हो जाएगी, और ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक स्टेज पर पहुंच रही है। पिछली बार ये गवर्नमेंट तो बताती नहीं, लेकिन मेरे यहाँ 13, 14 और 15 मई को जो तापमान था, मेरे अंदाज से 52 डिग्री तक चला गया था। 50 में तो कोई कमी नहीं थी। मेरे सारे के सारे पेड़ जल के राख हो गए। उस वो लपटन थी आग की एक तरह से। तो बहुत अच्छा है, हम इसके दीवार पे आसपास भी लगाएंगे और खेत में भी लगाएंगे। सर हमारे जैसे लोगों ने एलोवेरा लगाया, कोई खरीदार नहीं, बीज बेच दिया, खरीदने के समय कोई नहीं आया। चलो बांस तो हमारी सुरक्षा भी करेगा, खरीदार भी हो जाएंगे, नहीं होगा तो भी हम चला लेंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। चलो तो सोनिया मैम आप कुछ हैंड रेज कर रही थी, कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो, बाकी आपका पहले नंबर आ चुका है, कोई स्पेसिफिक हो तो आप रखिए। बाकी मैं सुरजीत सिंह जी और सुवालाल जी मेरे सामने है लैपटॉप पर। चलो सुरजीत सिंह जी आप कोई अपनी बात रखना चाहेंगे, सुझाव, प्रश्नवाचक चिन्ह? माइक खोलिए सुरजीत जी अपना। चलो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सुवालाल जी आप मार्च से जुड़े हुए, डॉक्टर सुवालाल जी। हेलो, थैंक यू। चलो 1 मिनट सुवालाल जी, सुरजीत जी ने अपना माइक खोल लिया इसलिए आप उनको। हाँ सुरजीत जी सर। हाँ सर, मैं यही कहना चाह रहा था, किसान जो है, जैसे मैंने प्रश्न लिखा था, किसान जो है देखना चाहता है, उसको भरोसा नहीं होता कि ऐसा होता है कि नहीं होता। तो विनोद जी घूमे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनोद जी से, आप लोगों से कुछ भ्रमण का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जहां हम जाके देख के आ सके। बिल्कुल, देखने से हम बहुत कुछ सीखेंगे। जी सर, इसमें एक जो राम प्रसाद जी बोल के गए हैं अभी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, बांस वहां पे लगते ही लगते हैं। लेकिन मैं उससे और ज्यादा एक गहरी बात करता हूँ कि जितने भी पहाड़ पत्थर, जैसी जमीन हो, जैसा मर्जी हो, ये लगना ही लगना है। बिल्कुल पहाड़ की अगर उंगली भर की छेद भी मिल गया इसको तो भी ये लग जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम अपने जल जंगल जमीन को बचा लें, नहीं तो जो हमारे खाते में पैसे हैं वो किसी काम के नहीं होने हैं एक टाइम के बाद में। अभी इंग्लैंड के लोगों से पूछ के देखो, एक टाइम खाना खा रहे हैं जो अपने आप को अरबपति बोल रहे थे। श्रीलंका के मेरे दोस्त हैं, कुछ प्रोफेसर रिटायर हुए, 4 करोड़ रुपया उनको रिटायरमेंट का मिला। 4 करोड़ में उनका 4 महीने का 6 महीने का राशन भी आना मुश्किल हो रखा है। तो अपने जल जंगल जमीन को ढंग से बचा के रखिए, उसको चारों तरफ से पेड़ पौधों से कवर करके रखिए, बीच में अपने खाने पीने के लिए फ्रूट वाले पौधे भी लगा के रखिए, अपने जानवरों को भी इन पे पाल के रखिए। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाइए। मार्केट का सोचिए, आपको करोड़ मिलेगा, 10 करोड़ मिलेगा, वो सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे पहले है कि हम भरपूर स्वास्थ्य के साथ जिएं और हमारा जो आसपास का नेचर, प्रकृति हो, वो ऐसा हो कि वहां से हमें अपनी जरूरत का सारा कुछ मिल जाए। मार्केट पे आप निर्भर होके मत चलिए, ये कभी भी फेल हो सकता है, ये बबल है एक किस्म से। तो अगर इंग्लैंड फेल हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। इसलिए बांस को आप बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका बहुत ही बेहतरीन सुझाव है। सुवालाल जी आप बात रखिए, फिर अरविंद जी ने हैंड रेज किया है, उनको डॉक्टर साहब ने बहुत ही मार्के की बात कही है। डॉक्टर साहब की बात पर गौर करो आप। 1 मिनट राम प्रसाद जी आप आने दो, काफी लोग हैं, टाइम बहुत कम है।
सुवालाल जी आप अपनी बात को संक्षेप में रखिए, फिर मैं अरविंद जी को लेने के बाद में डीपी सिंह साहब हैं जो यूपी ग्राम पंचायत संगठन के अध्यक्ष भी हैं, तो हाँ सुवालाल जी रखिए। धन्यवाद हनुमान राम जी। मैं सुन रहा था, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। विनोद सर जी काफी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। मैं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, मिजोरम यूनिवर्सिटी में हूँ। हालांकि यहाँ बम्बू प्रोडक्शन तो काफी अच्छा है, मैं भी यूज करता हूँ और मेरे पास में ही बम्बू के बहुत सारे हैं यहाँ तो प्लांट्स, और जो घास है काफी अच्छा है यहाँ तो। मिजोरम तो काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है बम्बू। सुवालाल जी हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप वहाँ की कोई वेराइटीज, आप कोई जानकारी या आप इस प्रकार के जो वहाँ संगठन, कोई एनजीओ, हाँ सर वही मैं बता रहा हूँ, उनके बायोडेटा हमें भिजवाने का कष्ट करिए। आप जो ओबीसी ग्रुप से जुड़ते हैं हमारे साथ में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब डीपी सिंह साहब आप ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष हैं पूरे यूपी के, फिर विनोद जी चौधरी नहीं, बाद में मैं अरविंद जी को लेता हूँ, 3 आदमी मेरे सामने और है। डीपी सिंह साहब आप बताइए, यूपी बहुत बड़ा स्टेट आपके पास में है, यमुना गंगा कई तरह की नदियां आपके साथ है, इनको बांस और पंचायतों के सिस्टम में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दीपक, कोई ऐसा प्रकाश, कोई ऐसी चिंगारी हम लगा सकते हैं डॉक्टर साहब से मिलकर के पंचायतों में, इस तरह की बात को रखिए। सबको नमस्कार और दिवाली की सबको शुभकामनाएं। और आज बहुत बेहतर जानकारी डॉक्टर साहब से मिली है, और अगर जैसा ये कह रहे हैं, अगर ये स्थिति पैदा होने वाली है तो हम तो सब लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। एक अकेली ग्राम पंचायतों को छोड़ो, पूरे जगत को, पूरे देश को जागृत करने की जरूरत है। इनका तो आज के सारी चीज का वीडियो बनाया है, बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ आज रिकॉर्डिंग हो रही है डीपी सिंह साहब, कोशिश तो कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग भी आप दिलवाया करो ताकि हम लोगों को प्रेरित कर सके। बहुत से लोग नहीं जुड़ पाते हैं या हैंडल नहीं कर पाते हैं। मेरा कहना नहीं, डॉक्टर साहब के खुद के वीडियो बहुत है, मैंने भी किए हैं, और एलआर बुडानिया जी से कलेक्ट कर लेंगे हम, मनीष जी से कलेक्ट कर लेंगे, इनकी जो टीम है, इनकी यूनिवर्सिटी के साथी हैं, तो काफी वीडियो हैं इनके। मैं और आपको बहुत बेहतर जानकारी है और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं इसे फैलाऊंगा। लेकिन से एक बात और है, पश्चिम यूपी में तो ईंख लगा के यहाँ बिल्कुल तराई क्षेत्र कर दिया, और हालात ये हो गए कि यहाँ लू तक नहीं चलती है। तो ये तो और ज्यादा वो करेगा। बांस जो है ऑक्सीजन तो देगा, लेकिन मेरे ख्याल में और ठंडा रखेगा। ये तो पूर्वी डॉक्टर साहब ने यही तो कहा, 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन यदि आप बाढ़ पे लगाएंगे तो होगा, इसमें अंदर कमी आएगी। तो 50 डिग्री के टेम्परेचर के राजस्थान वाले 45 पे पहुंच जाएंगे। टेम्परेचर की तो वाकई कम होने की जरूरत है। हाँ। लेकिन जहाँ यहाँ गन्ना बेल्ट में हर वक्त पानी लगता है जैसे ईखों में, तो इससे एनवायरनमेंट चेंज है। और यूपी का अलावा पश्चिम यूपी का यहाँ तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट बना दिया, मच्छर जाता ही नहीं है। जी, इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि पूरे देश में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, जमीन का पानी खत्म हो रहा है। राजस्थान में जो अपना एरिया है, ये यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, बिड़ला की जो पिलानी के आसपास में पानी 0 पे चला गया है। वहां पे 2000 फीट तक खुदाई करें, आपको एक बूंद भी पानी की नहीं मिलेगी, न खारे की न मीठे की। और हमने पंजाब में भी बहुत सारी जगह पे हमारा रिसर्च चल रहा है, वहां पे पता लग रहा है कि 700-800 फीट तक पानी नीचे चला गया है। तो जो हम ये खेती कर रहे हैं गन्ने की, धान की और ये सब चीजों की, ये हम जमीन को पक्का फर्श बना के उसके ऊपर खेती कर रहे हैं, और ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो बांस लगाना ही लगाना है, बाउंड्री पे तो कम से कम लगाएं, अंदर लगाना है नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है। दूसरा, PQN के मॉडल को ढंग से समझ लें, ये जबरदस्त मॉडल है। आपके बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, बाढ़ की, सूखे की, और पेड़ पौधे ना लगने की, फंगस की, दिमक की, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यही है। जैसे अभी पंजाब में और हरियाणा में बाढ़ आया हुआ था, राजस्थान में भी कई सारी जगह अति वर्षा हुई थी जहाँ बाढ़ आया। तो ये जमीन को
पानी को रिचार्ज करने का टेक्निक है। दूसरा जो बांस है उसके अंदर एक और खासियत है कि ये हवा से नमी खींच के जमीन में डालता है। जैसे राजस्थान शुष्क एरिया है तो ये हवा ये से मेन बात है, एकमात्र पौधा है। ये बहुत बड़ी बात है ये। जी, ये एकमात्र पौधा है दुनिया का जो हवा से पानी लेके जमीन में डालता है और बरसात के पूरे पानी को वाटर रिचार्ज करने के लिए जमीन में भेज देता है। तो ये पौधा हमारे लिए रामबाण है, नहीं तो आगे जीना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बरसात का कोई भरोसा नहीं आगे जो वाटर सप्लाईज आ रही हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी डॉक्टर साहब सारी पॉजिटिव बातें आपने बताई हैं, हर चीज का कोई ना कोई नेगेटिव पहलू भी होता है। अगर कोई इम्पोर्टेंट पहलू है ऐसा कोई आपकी नजर में जो नेगेटिव है, इसका होता है ना हर चीज का कोई ना कोई, तो आपकी नजर में जो है, जो आपने स्टडी जरूर किया होगा, वो क्या है? इसका वैसे तो नेगेटिव कोई मुझे नजर नहीं आया अभी तक, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अगर इसको उखाड़ना पड़े तो क्या करेंगे। वैसे तो पैसे इतना देता है कि उखाड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उखाड़ना भी पड़े तो मात्र इसकी जड़ें 3 फीट गहरी जाती हैं, तो जेसीबी से उखाड़ सकते हैं। उसके बाद में ये जो बांस की उम्र पूरी होने के बाद में ये सूख जाता है। जब ये सूखेगा तो इसके बीज आते हैं और वो बीज बहुत महंगे बिकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वो दिक्कत वाली चीज है, कुछ के लिए अच्छा चीज है। तो जब बीज आते हैं तो बीज आप हार्वेस्ट करके बहुत ज्यादा अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और ये जो बीज आते हैं वो 60-70 साल में, 80 साल में एक बार ही आते हैं। और जब बीज आएंगे तो चूहों की संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन वो इतनी भी नहीं होगी कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए। उसके लिए सिंपल है कि जब बीज आता है तो हमें पता होता है कि अब बीज आने वाला है, पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो चूहों के लिए टेबलेट छोड़ देते हैं, वो मर जाता है। तो कोई खास इसका दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात मेरे को भी चूहों वाली बताई। अरविंद जी बिजानिया, आप अपने हिसाब से कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप मीटिंग के मुख्य आयोजकों में से हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं देखो मैं जहाँ बैठा हूँ वो एक झोपड़ा है, उसके अंदर बैठा हूँ। असल में देखो मैं तो इस समय ज्यादा कॉमर्शियल पर्पज के हिसाब से मैंने मेरे दिमाग को सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे को ये जो चीज समझ में आ रही है ना, ये अपने ये पैसों वाला जो दिखा रहे हैं चश्मा, ये साहब ये तो मेरे को लग रहा है ये मरेगा। तो इसलिए बांस जो है मैं भी लगाऊंगा मेरे खेत में। तो हमारे को इस चारों तरफ हमारे खेत में लगा के रखें। एक तो क्या है कि हम एनवायरनमेंट के हिसाब से रह सकेंगे। आज हमने ये सीमेंट की कोठियां ठोक दी हैं, ये आज बरसात के लिए जो ज्यादा बरसात और कम बरसात है इसका सबसे बड़ा कारण है। बांस लगाएंगे, हमारे बांस से फिर बाद में, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी इतनी औकात नहीं होगी हम सीमेंट खरीद लेंगे, आने वाली पीढ़ी है ना बड़ी होएगी। तो बांस उगा करके रखो। ये जो गंगानगर हनुमानगढ़ का बेल्ट है, ये भी अपने अपने जो बाउंड्री है उस पर बांस उगा करके रखो। कम से कम हम लोग रहेंगे आराम से। उसका जो आचार विचार है वो भी सुना हुआ मेरा अच्छा है। तो हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे, प्रकृति के साथ में रहेंगे। और इससे ज्यादा एक राय हनुमान जी, एक राय और दे दूं, कूद के बिल्कुल मत पड़ना। यहाँ मार्केट नहीं खरीदेगा तो वो किसान खाने के दाने भी काम होएगा, उसको मुश्किल हो जाएगी साड़ेगे उसको उखाड़ना। ये जो क्योंकि मेरे पास में सरकंडे, मेरा गांव कहता अभी यार तू पुराने जमाने का आदमी है, ये सरकंडे लगा के रखता है, परंतु काम बहुत आते हैं। इसको अभी शुरुआत में अपने इतनी रखो, ऐसे नहीं खाने के दाने ये चीज इसकी भी नहीं आ जाए। मार्केट वाली चीज तो एक बार ढहेगी, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए मेरी सलाह इतनी है कि कोई भी आदमी काम करे उससे पहले कूद के मत पड़ना, अपना खेत खराब कर दे। धन्यवाद। चलो, अब मेरे साथ में बात से फूल कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, फिर एक आध साथी कोई बचेगा तो लेंगे, क्योंकि टाइम भी हमारा 5-4 मिनट का 7 मिनट ही बच रहे हैं। फूल कुमार जी अपनी बात को सर मुझे खाली 5 मिनट दे देना, जब भी गैप मिले 5 मिनट के लिए। नहीं, आप लेट में हो रहे हैं, आप अपने बिजनेस में थोड़े बिजी थे। कोई विशेष बात हो एमपी की कि वहाँ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या क्या कर रहा है, सुझाव के बजाय ये, और इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस हो उसको हम शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम ये चाहते हैं कि कोई बात ऐसी जाए लोगों के पास में जिसकी कोई मायने हो। वही मैं बात कर रहा हूँ सर, बहुत काम की बात करूंगा मैं, बहुत काम की बात है मेरे पास। ठीक है फूल कुमार जी, आप बताइए। हाँ, फूल कुमार जी के बाद में आपको लेते हैं। फूल कुमार जी बात रखिए। जी सर, आप सभी को नमस्कार। एक तो बड़ा अच्छा आप लोगों ने आज डिस्कशन और ये पूरा
जमा हुआ है जमघट जो है। मेरे सीधे 2 सवाल हैं डॉक्टर विनोद जी से। एक तो इसका जो आरओआई मॉडल है सर, ये कब हमें रिटर्न देना स्टार्ट कर देता है? दूसरा, ये अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो जैसे कपास की और गन्ने की जो खेती होती है, जो मुड्डा होता है जिसको बोलते हैं कि एक बार बो दिया ऊपर से उसको काटते रहो, तो जैसे ईख जो है 2-3 साल तक तो वो मुड्डे में भी चल जाता है। कपास की भी ऐसी है कि एक बार काट ली तो वो दोबारा भी फूट सकती है। इसका ये सिस्टम रहता है क्या कपास का? जी, ये 3 साल के बाद में आपको इनकम देना चालू करता है और ये 70 साल तक नॉन स्टॉप काटते रहेंगे। इसको कभी भी 0 से नहीं काटते हैं, मतलब इसमें जो पके हुए डंडे हैं वो काट के निकालते रहते हैं। जो बड़े लेवल पे कमर्शियल खेती करते हैं वो 0 से भी काट लेते हैं, ताकि उनका बायोमास उनका पर्पस होता है, या पेपर इंडस्ट्री में या गत्ता इंडस्ट्री में देना है, तो उसमें सब कुछ जाता है। कोई भी कचरा, कोई भी छोटे से छोटा हिस्सा भी उसमें जाएगा। तो वो क्या करते हैं, 0 लेवल से काट लेते हैं, जैसे धान और गेहूं को काटता है। ज्यादातर जो किसान हैं वो हार्वेस्ट करते हैं इसका 30 से 40% हिस्सा, जो पके हुए डंडे हैं वो आज इस साल निकले हुए डंडे अगले साल पक जाएंगे, अगले साल वाले उससे अगले साल, तो हम नए को छोड़ते रहेंगे। इसमें क्या, दादा को काटना है और पिता और पोते को बचाना है। तो जो पिता है वो अगले साल दादा बन जाएगा। तो इस तरीके से जो सबसे प्रौढ़ होगा उसी को काटना है। और इसकी मार्केट कंजप्शन की पॉसिबिलिटीज कितनी है? पता लगा कि 5-10 साल बाद सबने बो दिया और फिर मार्केट डाउन जा रही है, इसका क्या सीन है? इसका अनलिमिटेड डिमांड है। वो जब तक डीजल, पेट्रोल, एथेनॉल, चारकोल, सीएनजी ये सब इसका बन रहा है, तो जब तक ये इनका डिमांड डाउन नहीं जाना है कभी भी, और उस तरीके से बांस का भी नहीं जाना है। और बांस मुझे नहीं लग रहा है कि किसान आसानी से बहुत ज्यादा लगा लेंगे। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 2 एग्जांपल हैं। एक नी पानी गांव है, राजशेखर पाटिल वहां पे बहुत गजब के किसान है, पिछले 20-22 साल से खेती कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपया वो खेत में बैठ के आराम से कमा रहे हैं। उनका 54 एकड़ का बाग है और वो एक डंडा भी नहीं काटते हैं। तो उनके आसपास के मैंने बहुत सारे किसानों से बातचीत किया कि आप क्यों नहीं उगा रहे हैं। बोला ये राजशेखर तो पागल है, इसके पास इतना पैसा है, पता नहीं ये करता क्या रहता है। मैंने कहा आप क्यों नहीं उगा रहे हैं? बोला हम तो नहीं उगाएंगे। एक भी उनके एरिया में बांस नहीं उगा रखा किसी ने, केवल उनको छोड़ के, जबकि वो लाइव एग्जांपल है। उन्होंने 4 साल लोगों के पीछे पड़ा कि आप बांस उगाओ, कोई नहीं उगा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसान अपना बुद्धि का उस तरीके से बहुत इस्तेमाल कर नहीं, मैं इंटरवेन करूंगा। चाइना का मार्केट इसमें नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पे ब्रह्मा और तीसरे पे इंडिया है। हम यदि इसमें, जैसे फूल कुमार जी ने ये सवाल खड़ा किया, हम इस कंपटीशन में कहीं ऐसा तो नहीं हो कि किसान जो लाइफ लाइन का भोजन है उससे ही वंचित हो जाए और बांस के डंडे लेकर के घूमता रहे। ऐसी कोई प्रॉब्लम आने, क्योंकि कंपटीशन, इस मार्केट जो है इनविजिबल हैंड के हाथ में रहता है और ये प्राइवेट का कंसेप्ट बहुत भारी कंसेप्ट है। तो इसके बारे में आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये जो हमारी बात है इसको हमें लेनी पड़ेगी कि चाइना नंबर 1 पे है वर्ल्ड में अभी ये इसमें। तो इसके बारे में आपके व्यूज क्या कह रहे हैं? देखो, चाइना का जो इंटरनल डिमांड है वो इतना ज्यादा है कि उससे हमें डरने का जरूरत नहीं है। अभी हम इंपोर्ट इकोनॉमी है, इंपोर्ट करके अपना काम चला रहे हैं और वो भी बहुत बड़े लेवल पे। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ऐसा सैचुरेशन का पॉइंट आएगा, क्योंकि जितना बांस बढ़ेगा उससे कहीं ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसका चलो, आपने हौसला बढ़ाया इसके लिए तो धन्यवाद। हाँ रामनारायण जी, अब आप अपनी बात को रखिए 2 मिनट। सर एक लास्ट पॉइंट। हाँ, ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जो अपने हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी साइड का जो किसान है ना, वो बैली किसान है। एक बार अगर किसी ने लगा दी, किसी ने फायदा दिख गया ना, फिर सारे लगा के लगा देंगे। ये पॉइंट इसलिए जरूरी था। नहीं लगा। आप आई थिंक चंडीगढ़ बेस्ड हैं क्या? आप चंडीगढ़ में आप? जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ा रहा हूँ और मेरा खेत है शिवानी मंडी के पास। जी, मैं जींद से हूँ, तो आऊंगा तो आपसे मिलना चाहूंगा मैं। जी, मेरा खेत शिवानी मंडी में है, हिसार से 30 किलोमीटर। शिवानी में मेरी एक सिस्टर की ससुराल है, तो शायद उस साइड तो फिर और भी जल्दी मुलाकात हो सकती है आपसे। जी बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो हाँ रामनारायण जी, आप अपना व्यू रखिए कि एमपी में डॉक्टर साहब ने बताया, तो कोई आपके ऐसा मॉडल, ऐसा कोई ध्यान में हो उसको हमें शेयर करिए रामनारायण जी। जी नमस्ते रामनाथ जी। सर पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा देर से जुड़ा। बहुत अच्छी जानकारी थी मेरे पास। बोलिए। मध्य प्रदेश में सर और हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ बोलिए।
मध्य प्रदेश में इसका बहुत अच्छा स्कोप है और मैं भी बहुत अच्छा जुड़ा, लेकिन हाँ बहुत अच्छी जानकारी मैंने कलेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन परिवार में कमी होने के कारण मैं आज नहीं, अगली सेशन में बहुत अच्छी दूंगा। हमारे मध्य प्रदेश में एक जो है बी किसान के बलराम किसान करके जो है, उन्होंने जो है 17 एकड़ में इसकी नर्सरी भी लगा रखी है और वहां पे ये ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं बलराम जी जो है बी किसान वाले। तो वास्तव में मध्य प्रदेश में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। बाकी जानकारी तो डॉक्टर साहब ने बता दी, वो डॉक्टर साहब के लेवल के ही है बलराम जी, मैं अगली बार उनको लेके आऊंगा। और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा स्कोप है और वास्तव में देखा जाए तो इसके कई सारे फायदे, मैंने भी अभी पिछली बार उनके यहाँ बड़वानी में है, वो मतलब मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में है, यहाँ से हमारे धार से 100 किलोमीटर पड़ता है। तो वहां से मैं भी करीब 250 पौधे लेके आया हूँ और मैंने तो वो पौधे काय के लिए लाया कि बिल्कुल बाउंड्री बनाने की, खेत के आसपास बाउंड्री बनेगी, उसमें कुत्ता बिल्ली भी नहीं घुसेगा 3 साल के बाद। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, हर कितने फायदे इसके। मैंने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा जमीन नहीं छोड़ी, खाली खेत के मेड़ पे आसपास मेरे जो फार्म हाउस है उसके बाउंड्री बना हुआ। तो मेरा 3-4 साल बाद अर्निंग भी चालू हो जाएगी, खेत में कोई नुकसान नहीं, मेरा बाउंड्री बन जाएगी, तार फेंसिंग बचेगी, दीवार बनना बचाएगी। और वास्तव में बहुत, मैं 5 से 7 तरह की वेरायटी हर 25-25 40-40 पौधे लेके आया हूँ और बहुत सारी चीजें इसकी बनेगी। अब चूंकि आज समय बहुत कम ही, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। बीच में जरूर बोला था लेकिन मैं कुछ कारण से नहीं जुड़ पाया था। अगली बार बहुत अच्छी तैयारी के साथ आऊंगा और डॉक्टर साहब को लेके भी आऊंगा मैं। हाँ रोहित आप हैंड रेज कर रहे हैं क्या? कोई आपकी जिज्ञासा है? क्योंकि हमारा 3 मिनट ओवर हो रहे हैं, 5 मिनट और हम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करते हैं। हाँ रोहित बोलिए कुछ संक्षेप में। थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं सेशन में लेट जुड़ पाया। मैंने तरार साहब को मैंने बोल दिया था, कुछ ट्रेजेडी हुई थी। मैं वेस्ट यूपी के रोटा मेरठ से आता हूँ। मेरा जो यहाँ पे फार्मिंग का हमारा चल रहा है, थोड़ा मैं फार्मिंग से इंटरेस्टेड भी रहा हूँ और लोगों को करता रहता हूँ। यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ जैसे हमारे यहाँ गन्ना बेल्ट है, तो क्या गन्ना बेल्ट में इसको चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए यूज करें तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, कहीं दिक्कत नहीं आती है। किसी भी एरिया में आपका गन्ने से ज्यादा ही पैसे देके जाएगा ये, और गन्ने को भी प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि अभी जैसे किन्नू का बेल्ट है अबोर फाजिल्का में, वहां पे लोग 1000 से ज्यादा हेक्टेयर का बाग उखाड़ के फेंक चुके हैं। उसका रीजन क्या रहा, जैसे एक हमारे लिसनर थे राम प्रसाद जी शायद, वो बता रहे थे कि हीट वेव चल रही है अभी, वो गर्मी नहीं है, वेव है, उसकी वेव चलती है। तो जैसे किन्नू का या कोई भी फसल है आपकी, उसका कोर को सुखा देते हैं। जब फूल आएगा ना, तो फूल के बीच में मकरंद जहां बनता है, उसको हीट एक बार लगी और वो सूख गया, उसके बाद में या तो फल आएगा नहीं, आएगा तो बहुत छोटा आएगा। तो वो किसी भी फसल में ऐसा नुकसान हो सकता है। इसलिए बांस की बाउंड्री आपके खेतों के चारों तरफ होना बहुत जरूरी है, बहुत कंपल्सरी है। और जो किन्नू के किसान हैं वो तो लगाएं ही लगाएं, या कोई भी जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप ले रहे हैं वो लगाएं चारों तरफ, और हर 100 फीट के दायरे में एक बार फिर से एक लाइन लगा दें उत्तर दक्षिण दिशा में, तो उनका फसल कभी खराब नहीं होगा। और नीचे PQN के मॉडल को विकसित कर लें। चलो लास्ट हमारे पास में अब रामदेव सिंह जी पूनिया ने हाथ खड़ा कर रखा है कि आप बोलिए, फिर हमारा कोई विशेष बात होगी तो ही हम लेंगे बाकी सेशन को। रामदेव सिंह जी अपनी बात को रखो। रामदेव सिंह जी आपने हाथ खड़ा, और कोई विशेष? चलो रामदेव सिंह जी, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम में हो, कोई किसी का स्पेसिफिक सवाल टू द पॉइंट डॉक्टर साहब से करना हो तो हम 2-5 मिनट प्लस माइनस कर रहे हैं। हाँ मनीष जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? चलो ठीक है फिर। सभी साथियों के जुड़ने का तो आनंद है ही है, लेकिन विशेष रूप से डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाह रहा था मैं। हाँ डॉक्टर साहब से ये कहना चाह रहा हूँ मैं, मेरा निवेदन ये है कि इसे इनकम से भी जोड़ कर रखो ताकि ये लोग प्रेरित हो सके। नंबर आप जो बता रहे हैं इसके तमाम फायदे तो हैं, लेकिन वो सोचेंगे जन कब हमें फांसी लगेगी, वो कम सोचेंगे, इनकम का ज्यादा ध्यान रखेंगे। इसलिए इनकम को मेन में इनकम रखें। 8-10 लाख रुपए किले की तो होगी, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। सर इसके मध्य प्रदेश में 2-3 कंपनियां भी डल गई है। हमारे देवास, मध्य प्रदेश इंदौर के बाद देवास है, वहाँ इसकी कंपनियां भी डल गई है। वो खुद लगवाते हैं, कटवाते हैं और खरीद भी लेंगे। तो मध्य प्रदेश में वाकई इसका स्कोप बना है जरा, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र भी किया है। क्योंकि आज थोड़ा सा समय वाकई चला गया, तो नहीं तो वो हमारी जो डॉक्टर क्या है कि मेन बात ये है कि रिकॉर्डेड मैटर को फिर सुनता नहीं है। मैं लंबा खींचने को तो मेरे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन किसी मैटर को हम किसी को दें और वो खंचे नहीं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के, हमें जो हौसला बढ़ा और जो दिशा मिली उससे वाकई एक नई एक ऊर्जा हमारे किसानों के बीच में पहुंचाने में हमें सहायता मिली और लोगों को बीच में हम कुछ बात कह पाए, उसका हमारे साथ में मसाला हो गया। तो और भी आपके वीडियो वगैरह हैं उसको हम शेयर करते रहेंगे लोगों के साथ में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं और कर रहा हूँ मीटिंग, कोई विशेष स्पेसिफिक किसी का कोई हो तो तुरंत एक आधा सेकंड में, एक सेकंड में कोई बात हो तो रख दीजिए, वरना आखिर में मैं एक बोलना चाहूंगा कि एक तो बेझिझक होके लगाइए बांस, इससे नुकसान कभी नहीं होना है, फायदा ही होगा, जितना ज्यादा हो उतना फायदा ही होगा। दूसरा, हम LR बुडानिया जी के खेत में एक मॉडल विकसित कर रहे हैं जो 7 एकड़ का होगा, जिसमें मुख्य रूप से बांस होगा और बाकी अंदर बाकी फसलें होंगी। और ये ऐसा मॉडल होगा कि डेजर्ट में आप फूल खिलाने वाला होगा। ये इनकम भी बहुत अच्छी देगा और बिना पानी बिना मेहनत के कैसे चलाया जाए उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं इस पे। तो ये 1-2 साल के अंदर अंदर विजिबल मॉडल हो जाएगा सिक्कर में। हनुमान जी सर, सुवालाल जी को मौका दीजिए, वो थोड़े नाराज हैं, आप उनको मौका दीजिए। तो नाराज से क्यों जुड़े है हैं ना, 2 मिनट में। हाँ, नहीं नाराज वाला तो कोई बात ही नहीं है, तो सबको ही दिया मौका। तो मौका दे। हाँ नहीं, वो लेफ्ट कर गए सही। तो वो नहीं, मणिपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने यही कहा, मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ और यही बात आई मेरे ध्यान में। तो सुवालाल जी लेफ्ट कर गए। क्यों, कोई मैसेज लिख देते, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में मीटिंग चलाता। मैसेज लिख दिया कि आई विल नेवर जॉइन योर प्रोग्राम अगेन। थोड़े नाराज से हो गए। चलो कोई नहीं, ऐसे नाराजगी काम नहीं आती, क्योंकि जो चीफ आदमी जिनसे हम सुनना चाह रहे हैं 1 by 1, मैंने तो इसलिए लिस्ट लिए राम प्रसाद जी, मैंने अलग अलग रखा ही नहीं। बाकी तो हैंड रेज होता तो बहुत टच करते, क्योंकि फिर रिकॉर्ड नहीं होता। हम भाषण देते रहे 3 घंटे का बना देंगे इसको, डॉक्यूमेंट कोई सुनता ही नहीं, तो उसका रिजल्ट नहीं आता। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। सभी को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी सर का। थैंक यू, बाय बाय। विनोद जी, अगर विनोद जी इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? आपका नंबर है दोबारा फोन डॉक्टर सुवालाल जी को हनुमान राम जी से ले लेना बाद में। हनुमान राम जी के पास रहेगा, वहां से नंबर ले लेना सबका, जिसका भी है जो भी है। और डीपी सिंह जी, हम चाहेंगे कि ग्राम प्रधानों की एक मीटिंग की जाए तुरंत से तुरंत, आज ही हो जाए तो कल हो जाए। अपने उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन की मीटिंग बुलाओ और इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोगों को करना है। और आज सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड प्रोग्राम मुझे लगा है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन इससे मिला होगा जो भी आज इसमें पार्टिसिपेंट थे सभी को ही। और आई थिंक ये प्रोग्राम काफ़ी जी बड़ा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, सभी को नमस्कार। ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। मैंने आज ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी आने की और लोगों ने स्वीकार करी, मुझे इस बात की खुशी है। थैंक यू।